स्टार्ट करें। गुड आफ्टरनून एवरीवन। और गोवर्धन पूजा की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण ने जैसे गोवर्धन पर्वत उठा करके वृंदावन के वासियों को भगवान इंद्र के प्रकोप से बचाया था, आप लोग ठीक उसी तरह गोवर्धन पर्वत उठाइएगा। और इस बार प्रकोप किसी और का नहीं है, प्रकोप होगा गेट का और ईएससी का। उससे आपको संभालना है और अच्छी तरह निभाना है। ठीक है, लास्ट क्लास में जेड ट्रांसफॉर्म के प्रॉपर्टीज़ हो गए थे। अभी प्रॉपर्टीज़ के बाद कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जेड ट्रांसफॉर्म के, फिर इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म के भी कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो अभी क्या करें, कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं कैलकुलेशन से रिलेटेड। ओके, चलो एक क्वेश्चन लिखना। क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में है, सिग्नल एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू 2 की पावर रैम्प सिग्नल आर ऑफ एन, डिटरमाइन जेड ट्रांसफॉर्म एंड रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। So for this signal what we have to do, we have to calculate Z transform and ROC। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहिए फंक्शन को, सो दैट कि जब फंक्शन सिंप्लीफाई हो जाए तो उसका पहले हम लोग ROC लिख लें, और अगर कॉमन ROC मिला तो Z ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज Z ट्रांसफॉर्म विल नॉट एग्जिस्ट। सिग्नल x ऑफ n इज इक्वल टू 2 की पावर रैम्प फंक्शन r ऑफ n एंड r ऑफ n इज इक्वल टू n इंटू यू एन। तो अभी क्या करोगे, आप दो पार्ट में लिखोगे, फॉर n लेस देन 0, फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 0। n लेस देन 0 के लिए यू एन को किससे रिप्लेस करूँगा, 0 से। तो मैं फंक्शन क्या लिखूँगा, 2 की पावर 0। 2 की पावर 0 मतलब कितना, 1। फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 0, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ यू एन, 1। तो n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए यू एन कितना होगा, 1। अब यू एन को 1 से रिप्लेस करो तो फंक्शन आप क्या लिखोगे, 2 की पावर n। अब इसे दो पार्ट में लिखना है स्टेप के कॉम्बिनेशन से। तो आप फर्दर इसे इस तरह लिखते, 1 फॉर n लेस देन 0 एंड 2 की पावर n फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डिस्क्रीट का केस है ये, यहाँ पर n लेस देन 0 है। इन केस ऑफ डिस्क्रीट फॉर n लेस देन 0 द टाइम इंस्टेंट विल बी n लेस देन इक्वल टू -1। n लेस देन 0 का मतलब डिस्क्रीट में क्या है, n लेस देन इक्वल टू -1। क्यों, 0 के जस्ट पहले वाला टाइम इंस्टेंट क्या होगा, -1। तो n लेस देन 0 में 0 तो इंक्लूड नहीं हुआ, तो 0 के जस्ट पहले वाला टाइम इंस्टेंट क्या, -1। तो n लेस देन 0 को आप डिस्क्रीट में क्या लिख सकते हैं, n लेस देन इक्वल टू -1। अब इसे स्टेप के कॉम्बिनेशन से लिखना है, तो मुझे 1 लिखना है फॉर n लेस देन इक्वल टू -1, मतलब माइनस इन्फानाइट से -1 रेंज के लिए 1 लिखना है। तो माइनस इन्फानाइट से -1 रेंज का स्टेप लिखो। माइनस इन्फानाइट से -1 रेंज का स्टेप क्या, u ऑफ -n -1। सेकेंड पार्ट इज 2 की पावर n इंटू यू एन। क्यों यू एन मल्टीप्लाई करूँगा, बिकॉज दिस फंक्शन इज अवेलेबल फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का फंक्शन आप क्या मल्टीप्लाई करते हैं, यू एन। तो आपने फंक्शन को इस तरह लिखा। अब इन दोनों के लिए क्या लिखना पड़ेगा, ROC। नाउ this second part of function is right sided, so ROC will be mod z greater than 2, and this is the first part of function। ये जो फर्स्ट पार्ट है, यहाँ u ऑफ -n -1 से क्या मल्टीप्लाइड है, 1। ओके, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, 1 की पावर n। ठीक है, ROC लिखने के लिए थोड़ा हेल्प कर रहा हूँ। 1 की पावर n कितना होता है, 1 ही होता है। तो n किसका पावर है, n इज़ द पावर ऑफ 1, सो मॉड z विल बी कंपेयर्ड विथ 1। याद है रहना,
n जिसका पावर होता है उसके मैग्नीट्यूड से मॉड z को कंपेयर करते हैं। तो n किसका पावर है 1 का, तो मॉड z को कंपेयर करूँगा 1 से। अब सिग्नल को देखूंगा कि लेफ्ट साइडेड राइट साइडेड क्या है, तो u ऑफ -n-1 है, तो यहाँ -n तो दिख गया, तो सिग्नल कैसा है लेफ्ट साइडेड। ROC कैसा, इनसाइड सर्किल। ओके, अब आप अच्छे से देखो इन दोनों ROCs में कोई कॉमन ROC है क्या, नहीं है, तो Z ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा क्या, नहीं। तो आंसर में क्या लिखता, Z ट्रांसफॉर्म विल नॉट एग्जिस्ट, Z ट्रांसफॉर्म विल नॉट exist because of no common ROC, because of no common ROC। करेक्ट आंसर है। आदित्य बेटा आपका आंसर करेक्ट है, आदित्य ने पहले ही रिप्लाई किया है, Z ट्रांसफॉर्म विल नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। सेकंड क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में है, सिग्नल x ऑफ n इज इक्वल टू 1/3 की पावर mod n। नाउ फॉर दिस सिग्नल वी हैव टू कैलकुलेट Z ट्रांसफॉर्म एंड रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, Z ट्रांसफॉर्म एंड ROC। ओके, ओके, अब इसे भी टाइम के दो कंडीशंस के लिए लिखो। तो आपने इस फॉर्म में लिखा 1/3 की पावर -n फॉर n लेस देन 0 एंड 1/3 की पावर n फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 0। n लेस देन 0 का मीनिंग मैंने आपको जस्ट अभी बताया है। इन केस ऑफ डिस्क्रीट n लेस देन 0 विल बी इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू -1। ठीक है, ये जो फंक्शन है इसे आप 3 की पावर n भी लिख सकते हैं। तो मैं क्या लिखता, कुछ इस फॉर्म में 3 की पावर n इंटू u ऑफ -n-1, क्योंकि एक्सटेंशन -∞ से -1 तक है, तो मैं स्टेप क्या मल्टीप्लाई करता, u ऑफ -n-1 प्लस 1/3 की पावर n, अभी क्या मल्टीप्लाई करूँगा un, क्यों, क्योंकि कंडीशन है n ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसके बाद पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, ROC। फर्स्ट टर्म लेफ्ट साइडेड है, तो ROC आप क्या लिखते, mod z लेस देन 3। सेकेंड टर्म इज राइट साइडेड, सो ROC इज mod z ग्रेटर देन 1/3। अभी कॉमन ROC मिला कि नहीं, मिल गया। कहाँ से कहाँ तक, 1/3 से 3 तक। सो बिकॉज ऑफ कॉमन ROC Z ट्रांसफॉर्म विल एग्जिस्ट। नाउ व्हाट इज द कॉमन रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, इट इज़ लाइंग बिटवीन 1/3 एंड 3। अभी कॉमन ROC मिल गया तो Z ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा। अब हमें क्या लिखना है, Z ट्रांसफॉर्म x ऑफ Z। ठीक है, याद करो आपने लास्ट क्लास में एक सिग्नल लिखा था, वो सिग्नल क्या है मैं इधर लिख देता हूँ। ओके, और सिग्नल आपने इस फॉर्म में लिखा था -a की पावर n u ऑफ -n-1। इसका Z ट्रांसफॉर्म आपने क्या लिखा था, 1/1 AZ इनवर्स। ओके, ये रिज़ल्ट आपने लास्ट क्लास में लिखा है। अच्छा, आप दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हो ना। अब आप खुद सोचो, LHS में माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तब तो प्लस लिखते, RHS में माइनस से मल्टीप्लाई करते तो माइनस आपको अलग से दिखता। ठीक है, ओके, बिल्कुल उसी फॉर्म में फर्स्ट वाला सिग्नल है जहाँ a की वैल्यू कितनी है, 3। तो फर्स्ट टर्म का Z ट्रांसफॉर्म वहाँ से देख के लिख रहा हूँ, -1/1 3Z इनवर्स प्लस a की पावर n un, इसका भी Z ट्रांसफॉर्म आप लिखते हैं 1/1 AZ इनवर्स, जहाँ a की वैल्यू कितनी है 1/3। तो ट्रांसफॉर्म आप क्या लिखते, 1/1 1/3 Z इनवर्स। ठीक है, चलो अब इसके बाद, ये तो आपने देख लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट सिग्नल लिखना। नेक्स्ट सिग्नल कुछ इस फॉर्म में है, सिग्नल x ऑफ n
इज इक्वल टू कॉस ओमेगा नॉट n इंटू यू एन. डिटरमाइन z ट्रांसफॉर्म एंड रीजन ऑफ कन्वर्जेंस. ओके, z ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है और ROC कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो पहले कॉस को किस में कन्वर्ट करूँगा, एक्सपोनेंशियल में. तो एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करके ऐसे लिखता 1/2 e की पावर j ओमेगा नॉट n प्लस e की पावर माइनस j ओमेगा नॉट n इंटू यू एन. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप थोड़ा अरेंज करो. 1/2 इन ब्रैकेट e की पावर j ओमेगा नॉट होल पावर n इंटू यू एन प्लस e की पावर माइनस j ओमेगा नॉट होल पावर n इंटू यू एन. ठीक है, अब इसके बाद इन दोनों टर्म्स के लिए क्या लिखेंगे, ROC. चलो पहले फर्स्ट टर्म का ROC. n किस टर्म का पावर है, e की पावर j ओमेगा नॉट का. मॉड z को मॉडुलस ऑफ e की पावर j ओमेगा नॉट से कंपेयर करोगे. याद आ रहा है ना, ROC कैसे लिखते थे, n जिसका पावर है उसके मैग्नीट्यूड से मॉड z को कंपेयर करते हो. तो n किसका पावर है, e की पावर j ओमेगा नॉट का. तो मॉड z को मॉडुलस ऑफ e की पावर j ओमेगा नॉट से कंपेयर करोगे और e की पावर j ओमेगा नॉट का मैग्नीट्यूड कितना, 1. ठीक है, कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1. ये मैंने पहले भी बताया है. तो फर्स्ट टर्म का ROC मॉड z ग्रेटर देन 1. ग्रेटर देन इसलिए क्योंकि राइट साइडेड है. सेकेंड टर्म इज ऑल्सो राइट साइडेड. ROC विल बी अगेन मॉड z ग्रेटर देन 1. यहाँ भी n पावर है e की पावर माइनस j ओमेगा नॉट का, तो मॉड z को कंपेयर करता मॉडुलस ऑफ e की पावर माइनस j ओमेगा नॉट, और मॉडुलस ऑफ e की पावर माइनस j ओमेगा नॉट भी कितना होता है, 1. राइट साइडेड सिग्नल है तो ROC फिर से लिखता मैं मॉड z ग्रेटर देन 1. अब दोनों का ROC क्या आया, सेम. तो अगर दोनों का ROC सेम है तो कॉमन ROC भी क्या लिखूँगा, सेम. तो कॉमन ROC क्या लिखता, मॉड z ग्रेटर देन 1. ओके, अब ट्रांसफॉर्म लिखना है. ठीक है, आप लोग कैलकुलेट करो. ओके, और आंसर क्या आएगा थोड़ा चैट बॉक्स में आप लोग रिप्लाई करो. चलो फिर लिखो. अच्छा, अब आपने z ट्रांसफॉर्म लिखा 1/2 इन ब्रैकेट a की पावर n u n का फॉर्म है, तो ट्रांसफॉर्म आप लिखते हैं z अपॉन z माइनस ए. 1/1 माइनस ए z इज इनवर्स भी लिख सकता हूँ, बट उसको दूसरे फॉर्म में लिखोगे तो z अपॉन z माइनस ए आएगा. तो फर्स्ट टर्म का ट्रांसफॉर्म आप लिखते हैं z अपॉन z माइनस ए की पावर j ओमेगा नॉट प्लस z अपॉन z माइनस e की पावर माइनस j ओमेगा नॉट. ओके, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, थोड़ा रीअरेंज करो. तो z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर 2z स्क्वायर माइनस z इन ब्रैकेट e की पावर j ओमेगा नॉट
प्लस ई की पावर माइनस जे ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर माइनस जेड इन ब्रैकेट ई की पावर जे ओमेगा नॉट प्लस ई की पावर माइनस जे ओमेगा नॉट प्लस 1। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद फिर आप लिखते 1/2 इन ब्रैकेट 2z स्क्वायर माइनस 2z कॉस ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर माइनस 2z कॉस ओमेगा नॉट प्लस 1। अब इसके बाद 2 का टर्म क्या होगा, कैंसिल आउट। तो 2 से 2 को क्या करना है, कैंसिल आउट। तो ओवरऑल ट्रांसफॉर्म कितना आया, जेड स्क्वायर माइनस जेड कॉस ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर माइनस 2z कॉस ओमेगा नॉट प्लस 1 विथ आर ओ सी मॉड जेड ग्रेटर देन 1। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद कैलकुलेशन तो आपको समझ में आ गया है। तो एक काम आपको करना है, आपको कैलकुलेट करके बताना है व्हाट विल बी दी ट्रांसफॉर्म फॉर द सिग्नल साइन ओमेगा नॉट एन इनटू यू एन। ओके, जब आप कैलकुलेट करोगे तो आर ओ सी सेम आएगा, डिनोमिनेटर भी सेम आएगा, जेड स्क्वायर माइनस 2z कॉस ओमेगा नॉट प्लस 1। आपको बस केवल बताना है कि न्यूमरेटर में क्या आएगा। ओके, आपको बस केवल इतना बताना है कि न्यूमरेटर में कौन सा टर्म आएगा। सिग्नल है साइन ओमेगा नॉट एन इंटू यू एन। कैलकुलेट कर लेना, अंदाज़ा मत लगाना। ओके, ओके ऋषभ आपका आंसर करेक्ट है। आंसर इज जेड साइन ओमेगा नॉट इन द न्यूमरेटर। करेक्ट आंसर बताया ऋषभ ने। न्यूमरेटर में आएगा जेड साइन ओमेगा नॉट, बस केवल एक टर्म आएगा। ओके, अच्छा, अब इन सब के बाद एक ऑब्जर्वेशन करते हैं। फॉर स्टेप सिग्नल यू एन आर ओ सी इज मॉड जेड ग्रेटर देन 1। Now we have multiplied un with sine function sin omega not n, but even though after multiplication ROC will be same. Okay? तो जब आप किसी सिग्नल को साइन कॉस या कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या चेंज नहीं होगा, ROC। साइन से मल्टीप्लाई किया हमने, ROC सेम लिख रहे हैं। कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल से भी मल्टीप्लाई किया है, बट फिर भी ROC क्या लिख रहे हैं, सेम। ओके, कॉस से मल्टीप्लाई कर रहे हो सिग्नल को, बट ROC फिर भी क्या लिख रहे हो, सेम। ओके, तो जब आप किसी फंक्शन को साइन कॉस या कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या चेंज नहीं होगा, ROC। ओके, अच्छा, अब ये पॉइंट मैंने क्यों बताया, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन में। सपोज सिग्नल x ऑफ n इज इक्वल टू DC सिग्नल A0। Now for DC signal A0 we have to calculate Z transform and a region of convergence। तो DC सिग्नल A0 के लिए क्या कैलकुलेट करना है, Z ट्रांसफॉर्म और
ROC। ओके, A0 को मल्टीप्लाई करूँगा 1 से, फिर 1 को मुझे रिप्लेस करना है, तो अब इस तरह लिखेंगे। DC सिग्नल 1 का मतलब है, यहाँ ये जो DC वैल्यू 1 है, इसका मतलब है टाइम के ईच एंड एवरी इंस्टेंट के लिए कितना है 1। तो पहले माइनस इन्फानाइट से -1 रेंज के लिए 1 लिखते हैं, ठीक है। माइनस इन्फानाइट से -1 रेंज के लिए 1 लिखते हैं, तो क्या लिखूँगा, u ऑफ -n -1। अब मैंने u ऑफ -n -1 लिखा, तो मैंने किस टाइम रेंज में 1 लिखा है, माइनस इन्फानाइट से -1 रेंज में। कौन सा टाइम रेंज रह गया जिसमें 1 लिखना रिमेनिंग है, 0 से इन्फानाइट रेंज में 1 लिखना रिमेनिंग है, तो 0 टू इन्फानाइट रेंज का क्या लिख दूंगा, स्टेप, एंड स्टेप सिग्नल फॉर द रेंज 0 to infinite will be un. So we can write this function in two parts. First part is a0 into u of -n -1. Second part is a0 into un. Now what about ROC? What is the ROC of first term? Mod z less than 1. Now what about ROC of second term? Mod z greater than 1. इन दोनों ROCs में कोई कॉमन ROC है क्या, नहीं। तो अगर कॉमन ROC नहीं है तो Z ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आपने आंसर लिख दिया, Z ट्रांसफॉर्म विल नॉट एग्जिस्ट, Z ट्रांसफॉर्म विल नॉट एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ नो कॉमन ROC, बिकॉज ऑफ नो कॉमन ROC। पॉइंट समझ में आया होगा आपको। अच्छा, इसके बाद एक क्वेश्चन और लिखता हूँ, सिग्नल x ऑफ n इज इक्वल टू सिग्नम फंक्शन सिग्नम ऑफ n, एंड फॉर सिग्नम फंक्शन वी हैव टू कैलकुलेट दैट ट्रांसफॉर्म एंड ROC। अब हमें सिग्नम फंक्शन के लिए क्या कैलकुलेट करना है, Z ट्रांसफॉर्म एंड ROC। ओके, तो थोड़ा मैं सिग्नम फंक्शन को एक बार ड्रॉ करके एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, अब अगर आप सिग्नम फंक्शन को वेरिएबल n के अगेंस्ट ड्रॉ करें, तो सिग्नम फंक्शन को वेरिएबल n के अगेंस्ट आप ड्रॉ करें, तो RHS में सैम्पल्स कितने हैं, एम्पलीट्यूड 1k। व्हाट अबाउट सैम्पल एट ओरिजिन, 0। What about samples in the LHS? Amplitude will be how much? -1. So this is the waveform of signum function. तो signum function origin पर कितना होता है, 0, RHS में कितना होता है, 1, LHS में कितना होता है, -1। ओके, अब मुझे इसी सिग्नम फंक्शन को 2 पार्ट में लिखना है, तो सिग्नम n को मैं इस तरह लिख सकता हूँ। पहले LHS में लिखता हूँ, तो माइनस इन्फानाइट से, कहाँ से, माइनस इन्फानाइट से -1 रेंज में -1 लिखना है। तो पहले तो रेंज कवर करो, माइनस इन्फानाइट से -1 रेंज, तो लिखोगे u ऑफ -n -1। आई रिपीट, क्या लिखोगे, u ऑफ -n -1। इस रेंज में एम्पलीट्यूड कितना, -1, तो इसको मल्टीप्लाई करो -1 से, मतलब किससे, माइनस से, ठीक है। फिर इसके बाद 1 से इन्फानाइट रेंज में मुझे क्या लिखना है, 1, तो 1 से इन्फानाइट रेंज का क्या लिखो, स्टेप, 1 से इन्फानाइट रेंज का स्टेप क्या, u ऑफ n -1। अब दोनों का ROC लिखो तो कॉमन ROC नहीं मिलेगा। व्हाट इज द ROC ऑफ फर्स्ट टर्म, मॉड z लेस देन 1। व्हाट अबाउट ROC ऑफ सेकेंड टर्म, मॉड z ग्रेटर देन 1। क्या इन दोनों ROCs में कोई कॉमन ROC है, बिल्कुल नहीं। तो Z ट्रांसफॉर्म में एग्जिस्ट करेगा क्या, बिल्कुल नहीं। तो आंसर फिर से सेम लिखना है। सो आंसर इज Z ट्रांसफॉर्म विल नॉट एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ नो कॉमन ROC, ठीक है, बिकॉज ऑफ नो कॉमन ROC। ठीक है, तो सिग्नम फंक्शन एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ,
सिग्नम फंक्शन है तो सिग्नम फंक्शन RHS में कितना 1, LHS पर कितना 0, LHS में नहीं ओरिजिन पर कितना 0, LHS में कितना -1। ठीक है, अब इसको मैथमेटिकली स्टेप के कॉम्बिनेशन से लिखना है। ओके, तो पहले माइनस इन्फानाइट से -1 रेंज का स्टेप लिखो। तो माइनस इन्फानाइट से -1 रेंज का स्टेप u ऑफ -n -1। यहाँ तक समझ में आया? इस रेंज में एम्पलीट्यूड कितना -1, तो यहाँ आपने जो भी लिखा उसको -1 से मल्टीप्लाई करो, मतलब माइनस से मल्टीप्लाई करो। फिर 1 से इन्फानाइट रेंज में क्या लिखना है 1, तो पहले रेंज कवर करो। 1 से इन्फानाइट रेंज का स्टेप लिखो। तो मैंने क्या लिखा u ऑफ n -1, फिर इसको कितने से मल्टीप्लाई करो 1 से। इसको आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई चेंज आता क्या? नहीं। फिर जब दोनों फंक्शंस हमने लिख लिए तो दोनों का क्या लिखना था ROC। ROC लिखने के बाद हमने देखा दोनों में कॉमन ROC नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर यहाँ पर ये 1 आपने कैसे लिखा, 1 को आपने ये कैसे लिखा? अरे मेरे बच्चे, 1 को 1 लिखना था तो हर टाइम इंस्टेंट के लिए 1 लिखना था, तो या तो 1 लिख दो या फिर ऐसे लिखो। इसको समझो ना, UN लिख रहे हो तो किस रेंज में 1 लिख रहे हो? 0 से इन्फानाइट रेंज में 1 लिख रहे हो, तो 0 से इन्फानाइट रेंज में 1 लिख लिए ना। अब कौन सा टाइम रेंज बच गया? माइनस इन्फानाइट से -1 रेंज का टाइम रेंज। तो माइनस इन्फानाइट से -1 टाइम रेंज में आपने 1 लिखना है, तो u ऑफ -n -1 लिखो। क्योंकि अब मैं हर चीज़ ड्रॉ करके बताने लगा तब तो हो गया सिग्नल, तब तो मैंने कंप्लीट कर लिया सिग्नल एंड सिस्टम। ठीक है। थोड़ा दिमाग तो लगाओगे ना, कि हर जगह आप हथियार डाल दोगे फिर बोलोगे सर कैसे आया। मैं तो हर जगह बता दूंगा, लेकिन फिर सिलेबस कैसे कंप्लीट करूंगा? थोड़ा तो आप लोगों से एक्सपेक्ट करूंगा ना कि आप भी मेहनत तो करोगे। u ऑफ n है तो u ऑफ n 0 से इन्फानाइट रेंज में कितना है 1, LHS में कितना है 0। ठीक है, फिर से जोड़ना सिखाता हूँ। स्टार्टिंग से तो जोड़ना घटाना ही सिखा रहा हूँ, अभी भी सीख लो। u ऑफ -n -1 है तो किस टाइम रेंज में 1 लिखोगे? माइनस इन्फानाइट से -1 टाइम रेंज में 1 लिखोगे। ओके, और -1 के बाद कितना लिखोगे 0। अब थोड़ा इन दोनों को ऐड करो। ओके, थोड़ा ऐड करो, ऐड करोगे तो कम से कम ऐड करना तो आप लोगों को आ जाएगा, है ना? चलो ऐड करते हैं। -1 पर कितना 1 0, कितना आया 1। ओरिजिन पर कितना 0 1, कितना आया 1। n इक्वल टू 1 पर कितना 0 1, कितना आया 1। ठीक है, तो देख लो कितना आया 1। इसी को मैंने क्या लिख दिया कि रिजल्टेंट फंक्शन आया DC सिग्नल 1। कब? जब हमने इन दोनों फंक्शंस को क्या किया? ऐड करके रिजल्टेंट वेवफॉर्म ड्रॉ किया। अब आप थोड़ा सा अपना हॉरिजन जो है वो ब्रॉड करो, थिंकिंग बढ़ाओ, कि अगर ऐसे लिख दिया गया तो फटाफट सोचो ना कि UN है तो UN है तो 0 से इन्फानाइट रेंज में 1 है। कौन सा रेंज रह गया जिसमें 1 लिखना है? माइनस इन्फानाइट से -1 का रेंज। तो माइनस इन्फानाइट से -1 रेंज में क्या लिखो? u ऑफ -n -1। ठीक है। आराम से बैठ करके वेवफॉर्म ड्रॉ करो। जहाँ थोड़ा सा नहीं समझ में आता है आप लोग हथियार डाल देते हो, बोलते हो कि सर कैसे होगा, समझा दो सर। आप डाउट सेशन में भी पूछ सकते हैं ना, क्लास के बाद भी पूछ सकते हैं ना। चैट बॉक्स मेरा देखना काम है ना। अब चैट बॉक्स देखता हूँ, उसमें ये सब लिखते हो तो मेरा ध्यान चला जाता है ना चाहते हुए भी। ओके, लिखो, जब लिख लोगे तो बता देना, मैं वेट कर रहा हूँ। और अगर चाहते हो कि इस तरह आपका टाइम बर्बाद नहीं हो तो पढ़ाते समय प्लीज़ बीच में डिस्टर्ब ना किया करें। और ऐसे छोटे मोटे डाउट आए तो पहले खुद से ट्राई करें। नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, पूछो, क्लास के बाद पूछो। क्लास नोट्स के एंड में कहीं लिख लो ना कि जब क्लास ख़त्म होगी सर बैठे होंगे, जब बोलेंगे कि आस्क योर डाउट तब ये सवाल पूछेंगे।
बेटा देखो, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, पढ़ाने का तरीका मेरा सेम ही है। ये नहीं कि ऑफलाइन को जैसे पढ़ाता हूँ उससे अलग ऑनलाइन को पढ़ाऊँगा, है ना। ऑफलाइन में ऐसे ही पढ़ाता हूँ, ऑनलाइन में भी ऐसे ही पढ़ाऊँगा। लो, इसके बाद ये वाला फंक्शन भी लिख लो। उसके बाद चैट बॉक्स में रिप्लाई कर देना। सूरज बेटा आपने लिख लिया? बाकी सब ने तो लिख लिया, आपका रिप्लाई नहीं आया है। प्लीज़ आप भी एक रिप्लाई कर दें सो दैट कि मुझे पता चल जाए आपने लिख लिया है, फिर आगे बढ़ूँगा। सूरज बेटा अभी तक लिख ही रहे हैं क्या? रिप्लाई तो कर दो। जब डाउट पूछ लिए तो रिप्लाई भी करोगे ना बेटा कि लिख लिए हो। चलो, अब सूरज ने भी लिख लिया है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से एक पॉइंट आपको लिखना है। वो पॉइंट क्या है? आप अगर देखें तो ये जो फर्स्ट सिग्नल है ये पीरियोडिक सिग्नल है। डीसी सिग्नल कैसा होता है? पीरियोडिक सिग्नल का दैट ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि पीरियोडिक सिग्नल में क्या कॉमन नहीं मिलता है? आरओसी। नाउ दिस रिजल्ट इज़ एप्लीकेबल फॉर ईच एंड एवरी पीरियोडिक सिग्नल। ये नहीं कि बस केवल डीसी ही एक ऐसा पीरियोडिक सिग्नल है जिसका दैट ट्रांसफॉर्म नहीं मिलता है। जितने भी पीरियोडिकल सिग्नल हैं सबका दैट ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता है। बस केवल कॉस ओमेगा नॉट एन लिख दूंगा तो क्या दैट ट्रांसफॉर्म लिख लोगे? कभी नहीं, दैट ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा। हम लोग दैट ट्रांसफॉर्म किसका लिखते हैं? वन साइडेड पीरियोडिक सिग्नल का, या तो लेफ्ट साइडेड पीरियोडिकल सिग्नल हो, मतलब एलएचएस में नॉन ज़ीरो है, आरएचएस में ज़ीरो है, ऐसा कुछ रिपीटेशन दिख रहा है तो आप लिख लेंगे। या जैसे राइट साइडेड पीरियोडिकल सिग्नल है, लाइक कॉस ओमेगा नॉट एन इंटू यू एन, मतलब एलएचएस में ज़ीरो है, आरएचएस में रिपीटेशन दिख रहा है, आप ऐसे सिग्नल का दैट ट्रांसफॉर्म लिख लेंगे। बट व्हाट अबाउट पीरियोडिकल सिग्नल, मतलब ऐसा सिग्नल जिसमें रिपीटेशन माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट तक है, उसमें दैट ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा। एंड सेम रिजल्ट इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर बोथ साइडेड पावर सिग्नल। सिंगल साइडेड पावर सिग्नल का दैट ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करता है, जैसे कॉस ओमेगा नॉट एन यू एन वन साइडेड पावर सिग्नल है, राइट साइडेड पावर सिग्नल है। कॉस ओमेगा नॉट एन इंटू यू ऑफ माइनस एन लेफ्ट साइडेड पावर सिग्नल है, दैट ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा। बट वाट अबाउट दैट ट्रांसफॉर्म ऑफ बोथ साइडेड पावर सिग्नल? फॉर एग्जाम्पल कॉस ओमेगा नॉट एन साइन ओमेगा नॉट एन सिग्नम फंक्शन सिग्नम ऑफ एन, दीज सिग्नल्स आर बोथ साइडेड पावर सिग्नल। ऐसे पावर सिग्नल जिसका एक्सटेंशन माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट तक है।
तो पीरियोडिक सिग्नल का Z ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करता है क्या? आंसर इज नो। बोथ साइडेड पावर सिग्नल का Z ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करता है क्या? आंसर इज नो। व्हाट इज द रीजन? बिकॉज ऑफ नो कॉमन ROC. So write down an important note. Okay, first point is for periodic signal Z transform will not exist. Z transform will not exist because of no common ROC. पॉइंट क्लियर है? जितने भी पीरियोडिकल डिस्क्रीट टाइप के वेव फॉर्म हैं, तो डिस्क्रीट पीरियोडिक सिग्नल का Z ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, फॉर बोथ साइडेड पावर सिग्नल Z transform will not exist, okay, because of no common ROC. सेम रीज़न, ठीक है। तो ये दो रिजल्ट याद रखना। चलो अब इसके बाद अब इम्पॉर्टेंट सिग्नल्स का Z ट्रांसफॉर्म लिखना है। सो राइट डाउन Z ट्रांसफॉर्म एंड write down Z transform and ROC for important signals, ठीक है। इम्पॉर्टेंट सिग्नल्स का Z ट्रांसफॉर्म और ROC। अभी क्या करना होगा, एक चार्ट फॉर्म करना है। इस चार्ट में फर्स्ट कॉलम में सिग्नल, सेकंड कॉलम में Z ट्रांसफॉर्म और थर्ड कॉलम में ROC। फर्स्ट कॉलम में सिग्नल, सेकंड कॉलम में Z ट्रांसफॉर्म, थर्ड कॉलम में ROC। ओके, सो फर्स्ट सिग्नल इज डेल्टा n, Z transform is 1. What about ROC? Entire Z plane. नेक्स्ट टू सिग्नल्स का ट्रांसफॉर्म सेम है, UN एंड माइनस U ऑफ माइनस n माइनस 1, माइनस U ऑफ माइनस n माइनस 1। इन दोनों का Z ट्रांसफॉर्म है 1/1 माइनस Z इनवर्स, 1/1 माइनस Z इनवर्स। What about ROC? ROC is mod Z greater than 1 and mod Z less than 1, ठीक है। फिर इसके बाद फोर्थ एंड फिफ्थ सिग्नल, ओके। सिग्नल्स हैं a की पावर n UN एंड माइनस a की पावर n U ऑफ माइनस n माइनस 1। इन दोनों का भी ट्रांसफॉर्म क्या है, सेम, ROC अपोजिट है। ओके, तो ट्रांसफॉर्म क्या लिखोगे, 1/1 माइनस AZ इनवर्स, 1/1 माइनस AZ इनवर्स। रीजन ऑफ कन्वर्जेंस mod Z greater than mod A and mod Z less than mod A। कुछ और भी सिग्नल्स लिख रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट टू सिग्नल्स 6 एंड 7, n into a की पावर n UN
and minus n into a की पावर n u ऑफ माइनस n माइनस 1। इन दोनों का भी z ट्रांसफॉर्म सेम है, ए जेड इन्वर्स अपॉन 1 माइनस ए जेड इन्वर्स होल स्क्वायर। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ए जेड अपॉन जेड माइनस ए होल स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड सिग्नल का भी ट्रांसफॉर्म क्या है, सेम है, बस केवल आर ओ सी अपोजिट है, मॉड जेड ग्रेटर देन मॉड ए एंड मॉड जेड लेस देन मॉड ए। यहाँ मॉड ए को थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ। ठीक है, ओके। इसके बाद लास्ट टू सिग्नल्स हैं, साइन ओमेगा नॉट एन यू एन एंड कॉस ओमेगा नॉट एन यू एन। ठीक है, तो नेक्स्ट सिग्नल है कॉस ओमेगा नॉट एन यू एन और लास्ट सिग्नल है साइन ओमेगा नॉट एन इंटू यू एन। ठीक है, अच्छा, ट्रांसफॉर्म लिखना है तो जेड स्क्वायर माइनस जेड कॉस ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर माइनस 2z cos ओमेगा नॉट प्लस 1। फॉर साइन ओमेगा नॉट एंड यू एन न्यूमरेटर इज z साइन ओमेगा नॉट, डिनोमिनेटर सेम आता है जेड स्क्वायर माइनस 2z cos ओमेगा नॉट प्लस 1। वाट अबाउट आर ओ सी, दोनों का आर ओ सी सेम है, मॉड जेड ग्रेटर देन 1 एंड मॉड जेड ग्रेटर देन 1। तो इतने इंपॉर्टेंट सिग्नल्स हैं जिनका z ट्रांसफॉर्म और आर ओ सी आपको याद रखना है। ओके, अच्छा, अब इन सब के बाद एक क्वेश्चन लिखता हूँ मैं इनवर्स z ट्रांसफॉर्म कैलकुलेशन का। तो एक क्वेश्चन लिखूँगा इनवर्स z ट्रांसफॉर्म कैलकुलेशन का। ओके, क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में है, z अपॉन z माइनस 1 इंटू z माइनस 2 होल स्क्वायर। ओके, so question is for x of n z transform is x of z is z upon z minus 1 into z minus 2 whole square. Okay, now find x of n if first condition mod z greater than 2, second condition mod z between 1 and 2, third condition mod z less than 1। तो 3 कंडीशंस के लिए क्या लिखना है, इनवर्स। क्वेश्चन फ्रेम करते समय मैंने पहले चेक कर लिया था कि यहाँ से 3 ROCs आएंगे। वो 3 ROCs कैसे आएंगी, ये लॉजिक मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी ROC लिखना है तो पहले आपको क्या चेक करना है, पोल लोकेशंस। ओके, यहाँ से अगर आप पोल्स लिखते तो आप क्या लिखते, 1 and 2। ROC इज ऑलवेज रिलेटेड टू मैग्नीट्यूड ऑफ पोल्स। तो जो भी पोल आया फिर उसका क्या लिखो, मैग्नीट्यूड। तो यहाँ मैग्नीट्यूड भी क्या आएगा, सेम। ठीक है, अब अगर 2 डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स हैं पोल्स के तो कितने डिफरेंट ROCs होते, 3। क्या क्या मैं लिखता, मॉड z ग्रेटर देन 2, मॉड z बिटवीन 1 and 2 एंड मॉड z लेस देन 1। मैंने एक क्वेश्चन ROC वाला कराया भी था जिसमें 0 और पोल लोकेशन लिखे भी थे और डिपेंडिंग अपॉन पोल ROC को हमने z प्लेन में ड्रॉ भी किया था। और z प्लेन में हम लोग क्या ड्रॉ करते हैं, सर्किल, एंड रेडियस ऑफ सर्किल विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ पोल। मतलब रेडियस 1 का सर्किल ड्रॉ करो, रेडियस 2 का सर्किल ड्रॉ करो,
वहाँ से कितने ROCs ड्रॉ करो, 3 ROCs। तो यहाँ कोई ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, बस केवल आपको लॉजिक बता रहा था कि इस क्वेश्चन में मैंने ROCs कैसे लिखे, वो लॉजिक आपको जानना चाहिए था। एग्ज़ाम में तो क्वेश्चन आपके सामने आएगा, आपको कुछ करना थोड़ी है, आपको तो बस केवल सॉल्व करना है, ओके। बट आपको मालूम होना चाहिए कि ये 3 ROCs कैसे लिखे गए हैं, वो मैंने आपको डिटेल में बताया कि ये जो भी ROCs लिखे गए हैं पोल के मैग्नीट्यूड से रिलेटेड है। यहाँ पर पोल का मैग्नीट्यूड क्या मिलता है, 1 और 2, तो यहाँ से कितने पॉसिबल ROCs लिखता है, 3, वो 3 पॉसिबल ROCs मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद अब इस क्वेश्चन को 2 तरह से सॉल्व करूँगा। फर्स्ट मेथड में क्या करूँगा, डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन करूँगा और इन्वर्स लिख दूँगा, ठीक है। ऑर्डर ऑफ न्यूमरेटर इज़ लेस देन ऑर्डर ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में z का हाईएस्ट पावर कितना है, 3, न्यूमरेटर में z का पावर कितना है, 1, तो न्यूमरेटर का ऑर्डर डिनोमिनेटर के ऑर्डर से कम है, तो डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हो। आप डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन कर दो, और पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद आप कुछ इस फॉर्म में लिखते a/z-1 प्लस b/z-2 प्लस c/z-2 होल स्क्वायर, ओके। तो यहाँ ये जो RHS दिख रहा है, इसको पार्शियल फ्रैक्शन करना है, और इस बार आपको बताना है चैट बॉक्स में a, b और c के वैल्यूज़ क्या होंगे। देख लेना, a रेसिड्यू है z-1 का, b रेसिड्यू है z-2 का, c रेसिड्यू है z-2 होल स्क्वायर का। और चैट बॉक्स में रिप्लाई करो a, b, c के वैल्यूज़ क्या हैं। ओके, a is 1, b is -1 एंड c is 2। ओके, ठीक है, मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ। आदित्य ने आंसर किया है कि a 1 होगा, b -1 होगा, c 2 होगा। ओके, एक दो और रिप्लाई आ जाए तो कंफर्मेशन भी आ जाएगा। ओके, करेक्ट है, करेक्ट है। ऋषभ, आपका आंसर रॉन्ग है। ऋषभ बेटा, आपका आंसर रॉन्ग है। ए करेक्ट है, बी करेक्ट है, सी 1 नहीं होगा, सी 2 होगा। तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, 1, बी कितना आएगा, -1, सी कितना आएगा, 2। ठीक है, तो कुछ इस फॉर्म में आया, 1/z-1 -1/z-2 प्लस 2 इंटू 1/z-2 होल स्क्वायर। ठीक है, चलो मैं 2 को इधर ही लिख देता हूँ, ओके, ऐसे। चलो यहाँ तक तो पहुँच गए। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखना है, इनवर्स लिखना है, ओके। तो अब मैं एक ऑब्जर्वेशन आपको बताता हूँ। ऑब्जर्वेशन क्या है, आप थोड़ा ऑब्जर्व करो, यहाँ जो भी ट्रांसफॉर्म आया। अच्छा, UN का ट्रांसफॉर्म क्या, 1/1 - z इनवर्स दूसरे फॉर्म में लिखते तो क्या लिखते हैं, z/z-a, तो न्यूमरेटर में z आया, इधर भी न्यूमरेटर में z आएगा। अगर अदर फॉर्म में लिखोगे z/z-a, मतलब a की पावर n UN के ट्रांसफॉर्म में न्यूमरेटर में z आता है। इधर भी देखो n इंटू a की पावर n UN, न्यूमरेटर में क्या दिखा z, न्यूमरेटर में क्या दिखा z, न्यूमरेटर में क्या दिखा z। तो स्टैंडर्ड सिग्नल के ट्रांसफॉर्म में न्यूमरेटर में जनरली z आता है। इतना समझ में आया।
तो स्टैंडर्ड सिग्नल के ट्रांसफॉर्म में न्यूमरेटर में z आता है। हमने यहाँ जो पार्शियल फ्रैक्शन किया, यहाँ न्यूमरेटर में कहीं z है क्या? नहीं है। अब अगर न्यूमरेटर में z नहीं है तो टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज़ करके इन्वर्स लिखना पड़ेगा। अब जिसमें क्या लगेगा? टाइम। तो टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज़ करके इन्वर्स लिखना होगा। अच्छा, तो अब थोड़ा टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। तो अब क्या करना पड़ेगा? टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज़ करना पड़ेगा। थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मान लो 1/z माइनस 2, z/z माइनस 2, ओके। z/z माइनस 2 का सपोज राइट साइडेड इन्वर्स लिखना है। मान लो इसके साथ कंडीशन है मॉड z लेस देन 2, सॉरी अभी मॉड z ग्रेटर देन 2। अब यार उसी कैसा है सर्किल के आउटसाइड, तो इन्वर्स कैसा लिखूंगा? राइट साइडेड। तो राइट साइडेड इन्वर्स क्या लिखता? 2 की पावर n un। यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद टाइम डोमेन में n को n-1 से रिप्लेस करो। तो आप फंक्शन क्या लिखते? 2 की पावर n-1 u ऑफ n-1। अभी मुझे इसके लिए क्या लिखना है? z ट्रांसफॉर्म। टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी तो याद होगा, जब आप टाइम डोमेन में n को n-1 से रिप्लेस करोगे तो ट्रांसफॉर्म में एक्स्ट्रा टर्म मल्टीप्लाई करना होगा z इन्वर्स का। तो जो भी प्रीवियस ट्रांसफॉर्म है इसमें एक्स्ट्रा टर्म मल्टीप्लाई करो z इन्वर्स का। तो जो भी प्रीवियस ट्रांसफॉर्म है इसमें एक्स्ट्रा टर्म मल्टीप्लाई करो z इन्वर्स का। अभी z से z इन्वर्स का टर्म क्या होगा? कैंसिल आउट। तो ओवरऑल ट्रांसफॉर्म क्या आया? 1/z माइनस 2 एंड ROC मॉड z ग्रेटर देन 2। तो कहने का मतलब क्या कि यहाँ न्यूमरेटर में z नहीं है। तो जब हमें इन्वर्स लिखना पड़ा तो हमें कितने स्टेप्स लग गए? 2 स्टेप्स लग गए, ओके। 2 स्टेप्स लगे, उसके बाद इन्वर्स मिल गया कि 1/z माइनस 2 अगर टर्म है तो उसका राइट साइडेड इन्वर्स लिखना है तो ये लिखना पड़ेगा 2 की पावर n-1 u ऑफ n-1। समझ में आया? ठीक है, ओके। तो अब जितने भी टर्म्स हैं सबका हम लोग डिपेंडिंग अपॉन ROC इन्वर्स लिखेंगे, ओके। अच्छा, सबसे पहले फर्स्ट इसको थोड़ा अरेंज कर देता हूँ सो दैट कि इन्वर्स लिखना इजी रहेगा। इसको ऐसे लिखता हूँ z/z माइनस 1 इंटू z इन्वर्स माइनस z/z माइनस 2 इंटू z इन्वर्स माइनस 2z/z माइनस 2 होल स्क्वायर इंटू z इन्वर्स, ठीक है। अच्छा, यहाँ जब हम लोगों ने लिखा तो एक काम करता हूँ, मैं ऐसे लिखता हूँ। थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं कि जैसे मान लो 1/z माइनस 2 है, मैं यही यहाँ जो आंसर आया यही वापस से लिखूँगा। प्रैक्टिस करा रहा हूँ सो दैट कि वो 2 लाइन हमें नहीं लिखना पड़े, ओके। और पर्सनली मुझे 2 लाइन नहीं लिखना पड़े, मैं कैसे फास्ट लिख देता हूँ ये आपको बता रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल 1/z माइनस 2 का मुझे राइट साइडेड इन्वर्स लिखना है। हमें 1/z माइनस 2 का कैसा इन्वर्स लिखना है? राइट साइडेड इन्वर्स लिखना है। तो मैं क्या करता हूँ, 1/z माइनस 2 को z से मल्टीप्लाई करूँगा, फिर z इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दूँगा। ये और ये दोनों क्या है? सेम है। और अगर मान लो हमें राइट साइडेड इन्वर्स लिखना है डिपेंडिंग अपॉन ROC, ठीक है। ROC सर्किल के आउटसाइड है तो इन्वर्स कैसा? राइट। हमें इसका इन्वर्स लिखना है तो मैंने इसी को थोड़ा अरेंज करके ऐसे लिख दिया। अब हमें इन्वर्स कैसा लिखना है? राइट। तो पहले क्या करूँगा, ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है उसका राइट साइडेड इन्वर्स लिखूँगा। तो पहले सोचूंगा कि z/z माइनस 2 का राइट साइडेड इन्वर्स क्या लिखता? तो 2 की पावर n un, पहले ऐसे लिख दूंगा। लिख देने के बाद देखूंगा कि z/z माइनस 2 से एक्स्ट्रा क्या मल्टीप्लाई हुआ,
इधर एक्स्ट्रा क्या मल्टीप्लाई हुआ, z इनवर्स, तो टाइम डोमेन में n को किससे रिप्लेस करूंगा, n-1 से, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या मल्टीप्लाई हुआ, z इनवर्स, तो टाइम डोमेन में n को किससे रिप्लेस करूंगा, n-1 से, ठीक है। मैंने लिखा वही है, यहाँ भी वही लिखा था, यहाँ भी वही लिखा है, बस केवल फ़र्क कितना है कि थोड़ा प्रैक्टिस हमने कर लिया तो एक ही स्टेप में इन्वर्स लिख दिया, अदरवाइज फिर ऐसे 2 स्टेप लिखने पड़ते, फिर हमें इन्वर्स मिलता तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। उसी टाइम को हमने थोड़ा सेव किया है और एक स्टेप में थोड़ा प्रैक्टिस करके इन्वर्स लिखा है। ओके, फर्स्ट पार्ट, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, मॉड z ग्रेटर देन 2, ROC सर्किल के आउटसाइड है तो इन्वर्स कैसा लिखूंगा, राइट साइडेड, ठीक है। अभी ROC कैसा है, सर्किल के आउटसाइड, तो जितने भी टर्म्स हैं सबका इन्वर्स कैसा लिखूंगा, राइट साइडेड। तो ये जो 3 टर्म्स हैं तीनों का इन्वर्स कैसा, राइट लिखो। तो z/z-1 का राइट साइडेड इन्वर्स क्या, un। फिर देखूंगा इधर एक्स्ट्रा क्या, z इन्वर्स, तो टाइम डोमेन में n को किससे रिप्लेस करता, n-1 से। सुपर इजी है, प्लीज़ इसको कॉम्प्लिकेटेड मत बना देना अपनी ना समझ से, ठीक है। ना समझ बन के ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ, समझने का ट्राई करो, बहुत आसान है। फिर माइनस है तो माइनस, फिर z/z-2 का राइट साइडेड इन्वर्स 2 की पावर n un। फिर देखूंगा एक्स्ट्रा क्या मल्टीप्लाई हुआ, z इन्वर्स, तो n को किससे रिप्लेस करूंगा, n-1 से। फिर इसके बाद माइनस है तो माइनस, फिर az/z से होल स्क्वायर। देख लो, बाद में ये मत बोलना कि सर आपने कैसे लिख दिया, हमने यहाँ से लिखा az/z से होल स्क्वायर, ओके। इसका राइट साइड इन्वर्स क्या, n इंटू ए की पावर n un यूज़ कर लूँ मैं, तो az/z से होल स्क्वायर का राइट साइड इन्वर्स क्या, n इंटू ए की पावर n un, या a कितना है 2, n इंटू 2 की पावर n un। फिर देखूंगा कुछ एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई हो रहा है क्या, यस, z इन्वर्स, तो टाइम डोमेन में क्या करना पड़ेगा, n को n-1 से रिप्लेस करना होगा, तो लिखूंगा n-1 2 की पावर n-1 u ऑफ n-1। सुपर इजी था इन्वर्स लिखना, अगर हमें ROC समझ में आता है और टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी की थोड़ी प्रैक्टिस है तो। अब इसके बाद सेकेंड पार्ट पर आ जाओ, ओके। अब सेकेंड पार्ट में जाने के पहले थोड़ा सेकेंड पार्ट की भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस करना तो ज़रूरी है, ओके। अच्छा, अब सिनेरियो थोड़ा चेंज हुआ, 1/z-2 विथ ROC मॉड z लेस देन 2, इसका हमें क्या लिखना है, इन्वर्स लिखना है। तो सेम लॉजिक क्या करूँगा, z से मल्टीप्लाई करूँगा, फिर z इन्वर्स से भी मल्टीप्लाई कर दूँगा, फिर z/z-a का लेफ्ट साइडेड इन्वर्स लिखूँगा। क्यों, क्योंकि ROC सर्किल के इनसाइड है, तो इन्वर्स कैसा लिखूँगा, लेफ्ट साइडेड। तो लेफ्ट साइडेड इन्वर्स का भी फॉर्मूला मैंने यहाँ ऊपर लिखा है, क्या लिखा है, माइनस n a की नहीं z/z-a है ना, माइनस a की पावर n u ऑफ -n-1, ठीक है। ये जो लिखा गया है ये z/z-a भी तो है, तो इसका लेफ्ट साइड इन्वर्स क्या, माइनस a की पावर n u ऑफ -n-1 यूज़ करूँ मैं, ठीक है, ओके। तो इन्वर्स लिखूँगा माइनस a की पावर n u ऑफ -n-1, ठीक है, माइनस a की पावर n u ऑफ -n-1। फिर देखूंगा इधर एक्स्ट्रा क्या मल्टीप्लाई हुआ, z इन्वर्स, तो n को किससे रिप्लेस करूंगा, n-1 से। अब अगर n को n-1 से रिप्लेस करोगे तो अपना कॉमन सेंस तो इस्तेमाल करोगे ना, कि जब n हटा के n-1 लिखोगे तो ब्रैकेट लगा करके लिखोगे, यही कॉमन सेंस है ना। प्लीज़ इतना कॉमन सेंस तो आपके पास होगा ना, कि जब n हटाओगे और n-1 लिखना है तो ब्रैकेट लगा करके लिखो। तो आपने ब्रैकेट लगा करके n-1 लिखा, और फिर ब्रैकेट लगा करके इधर भी क्या लिखा, n-1 लिखा।
अब क्या होगा, +1 -1 कैंसिल आउट होगा, तो फाइनली फंक्शन आया -2 की पावर n-1 u ऑफ -n। क्योंकि यहाँ +1 आएगा, इधर -1 आएगा, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो मैंने लिख करके डिटेल में बताया है, ठीक है। ओके सेकेंड पार्ट में रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है मॉड z बिटवीन 1 एंड 2। ओके, अब यहाँ पर 2 ROC हैं, इतना तो देख के समझ में आ रहा होगा। कितने ROC, 2 ROCs हैं। फर्स्ट ROC है मॉड z ग्रेटर देन 1 एंड सेकेंड ROC मॉड z लेस देन 2, ठीक है। तो जिसका पोल 2 पर, उसका ROC इनसाइड सर्किल, तो उसका इन्वर्स कैसा, लेफ्ट साइडेड। देखो यहाँ से देख के पता चल रहा है ROC रिंग शेप का है, कल की क्लास में ही बताया गया है, भूले तो नहीं होना, प्लीज़ पन्ना पलट के देख लेना, ओके। तो अभी ROC कैसा है, रिंग शेप का है। कैसा है ROC, रिंग शेप का है। आप जेड प्लेन में ड्रॉ करोगे तो दिख जाएगा किस शेप का, रिंग शेप का। और रिंग शेप का ROC कब मिलता है, जब x ऑफ n कैसा होगा, बोथ साइडेड। रिंग शेप का ROC कब मिलता है, जब x ऑफ n कैसा होगा, बोथ साइडेड सिग्नल होगा। अच्छा, अब अगर बोथ साइडेड सिग्नल होगा तो किसी टर्म का इन्वर्स लेफ्ट लिखो और किसी टर्म का इन्वर्स राइट लिखो, तब तो बोथ साइडेड बनेगा। अब किसका इन्वर्स लेफ्ट और राइट लिखना है, ये कैसे डिसाइड होगा, ROC से। इसको देख लो, मॉड z लेस देन 2, तो जिसका पोल 2 पर, उसका ROC इनसाइड सर्किल, तो उसका इन्वर्स कैसा, लेफ्ट साइडेड। ओके, लास्ट 2 टर्म्स के पोल 2 पर हैं, लास्ट 2 टर्म्स के पोल 2 पर हैं, तो इन दोनों का इन्वर्स कैसा, लेफ्ट साइडेड। अच्छा, इन दोनों का इन्वर्स लेफ्ट साइडेड है और मुझे ओवरऑल आंसर बोथ साइडेड चाहिए, तो फर्स्ट का इन्वर्स फिर कैसा होना चाहिए, राइट साइडेड, ठीक है ना। तो फर्स्ट का इन्वर्स राइट और नेक्स्ट 2 टर्म्स का इन्वर्स लेफ्ट लिखे हम लोग। तो फर्स्ट का इन्वर्स राइट, फर्स्ट वाला टर्म क्या है, 1/z-1। इसका हमें कौन सा इन्वर्स लिखना है, राइट साइड इन्वर्स लिखना है। हमने ऑलरेडी यहाँ पर लिख रखा है, फर्स्ट पार्ट में तो लिखा ही है ना, ये वाला टर्म लिख डालो, u ऑफ n-1, u ऑफ n-1, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट 2 टर्म्स का इन्वर्स कैसा लिखना है, लेफ्ट, ठीक है। अब थोड़ा देखते हैं, 1/z-2, इसका लेफ्ट साइड इन्वर्स यहाँ पर है -2 की पावर n-1 u ऑफ -n। यूज़ कर लूँ, देखो यहाँ पर एक्स्ट्रा माइनस भी है, तो उस एक्स्ट्रा माइनस को देख करके इधर क्या लिखूँगा, माइनस। फिर देखूँगा क्या है, 1/z-2, फिर देखूँगा इधर, देखूँगा इसका लेफ्ट साइड इन्वर्स क्या है, -2 की पावर n-1 u ऑफ -n। तो ब्रैकेट के अंदर -2 की पावर n-1 u ऑफ -n। अब इसके बाद थर्ड टर्म का ये वाला जो टर्म है या फिर ये वाला जो टर्म है, इसका हमें इन्वर्स कैसा लिखना है, लेफ्ट साइड इन्वर्स लिखना है। ओके, यहाँ ये माइनस साइन कहाँ से आया, ये माइनस साइन तो नहीं था ना, यहाँ पर साइन कैसा है, प्लस। तो ये वाला साइन थोड़ा मिस्टेक हुआ है, इस माइनस को मुझे क्या लिखना चाहिए, प्लस, क्योंकि यहाँ 1 -1 2 आया था, तो रेसिड्यू आप लोगों ने कैलकुलेट करके बताया था 1 -1 एंड 2। तो यहाँ पर प्लीज़ करेक्शन करना है, इधर क्या लिखना है, +2। अच्छा, अब अगर उधर प्लस है तो इधर भी क्या लिखना पड़ेगा, प्लस। तो क्योंकि यहाँ रेसिड्यू बाय मिस्टेक मैंने रॉन्ग लिखा था, इसलिए फर्स्ट पार्ट में जो थर्ड वाला फंक्शन है उसमें यहाँ साइन क्या लिखना है, प्लस। तो प्लीज़ करेक्ट करना, पहले माइनस था, यहाँ पर क्या लिखना है, प्लस। अभी यहाँ पर आते हैं, अभी हम लोग सेकेंड पार्ट के लिए लिख रहे हैं। अच्छा, सेकेंड पार्ट में फर्स्ट 2 टर्म्स का इन्वर्स तो मैंने लिख लिया, फर्स्ट 2 टर्म्स का इन्वर्स लिख दिया, अब मुझे थर्ड टर्म का भी तो इन्वर्स लिखना है। ओके, अच्छा, इसकी भी थोड़ी प्रैक्टिस कर ही लेते हैं। 1/z-2 होल स्क्वायर, एक बार देख लेता हूँ, आई थिंक वहाँ 2 भी है ना,
इधर 2 भी अवेलेबल है। ओके, 2/z-2 होल स्क्वायर, 2/z-2 होल स्क्वायर, तो क्या लिखूँगा 2z/z-2 होल स्क्वायर, फिर एक्स्ट्रा किससे मल्टीप्लाई करूँगा z इनवर्स से। अच्छा, ROC क्या है मॉड z <2, तो हमें इन्वर्स कैसा लिखना है लेफ्ट साइडेड, हमें इन्वर्स कैसा लिखना है लेफ्ट साइडेड। ओके, तो अब पहले 2z/z-a होल स्क्वायर का लेफ्ट साइडेड इन्वर्स फॉर्मूला याद है, क्या लिखूँ मैं -n a⁻n u(-n-1) लिखूँ, तो लिखूँगा -n 2n u(-n-1) मैंने बहुत केयरफुली सोच समझ के लिखा है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या मल्टीप्लाई हुआ z इनवर्स, और अगर एक्स्ट्रा z इनवर्स मल्टीप्लाई हुआ तो टाइम डोमेन में n को किससे रिप्लेस करूँगा n-1 से, तो टाइम डोमेन में अभी n को किससे रिप्लेस करूँ n-1 से, इधर भी n-1 से, इधर भी n-1 से, अभी ±+1 आएगा, +1 -1 कैंसिल आउट होगा, तो फाइनली क्या हमने लिखा -n-1 2n-1 u(-n), देख लो लिखूँ मैं, तो क्या लिखूँगा माइनस ब्रैकेट के अंदर n-1 2n-1 u(-n), तो यहाँ लिखूँ -n-1 2n-1 u(-n), तो ओवरऑल आंसर आया u(-n-1), अब माइनस माइनस क्या प्लस 2n-1 u(-n) माइनस n-1 2n-1 u(-n). ओके, अब अगर फर्स्ट 2 पार्ट्स का आंसर मालूम है तो थर्ड पार्ट का आंसर तो ऑलरेडी मालूम है, क्योंकि थर्ड पार्ट में ROC ओवरऑल सर्किल के इनसाइड है, तो सब का इन्वर्स कैसा लिखना पड़ेगा लेफ्ट साइडेड। तो थर्ड पार्ट में जो 3 टर्म्स हैं तीनों का इन्वर्स क्या लिखना पड़ेगा लेफ्ट साइडेड। थर्ड पार्ट का आंसर आप लोग लिखो। ठीक है, थर्ड पार्ट में ओवरऑल ROC मॉड z<1 है, तो सिग्नल x(n) ओवरऑल कैसा होगा लेफ्ट साइडेड सिग्नल होगा। अब हर एक टर्म का इन्वर्स हमें कैसा लिखना पड़ेगा लेफ्ट साइडेड। ओके, तो 1/z-1 इसका लेफ्ट साइडेड इन्वर्स क्या माइनस u(-n-1), तो 1/z-1 का लेफ्ट साइडेड इन्वर्स क्या -u(-n) आएगा। 1/z-1 का लेफ्ट साइड इन्वर्स ऐसे लिखता 1/z-1 है, ठीक है, मॉड z<1 है, और हमें क्या लिखना है लेफ्ट साइड इन्वर्स, तो थोड़ा अरेंज करता z/z-1, फिर किससे मल्टीप्लाई करता z इन्वर्स से, सेम स्टेप, फिर देखूंगा z/z-1 का लेफ्ट साइड इन्वर्स क्या -u(-n-1), ठीक है, ऐसे पहले लिखूंगा। ओके, यहाँ तक ठीक है। ओके, अब देखूंगा अभी मैंने इन्वर्स किसका लिखा है z/z-1 का,
अब मुझे z इन्वर्स से मल्टीप्लाई करना है, तो टाइम डोमेन में n को किससे रिप्लेस करना है, n-1 से। तो टाइम डोमेन में यहाँ ये जो n है इसको मैं किससे रिप्लेस करूँगा, n-1 से। अभी वापस से माइनस माइनस प्लस 1 और -1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ओवरऑल जो इन्वर्स है 1/z-1 का कितना आया, -u(-n). देख लो -u(-n). अभी लिखो, तो फर्स्ट टर्म है 1/z-1, लेफ्ट साइडेड इन्वर्स है -u(-n). बाकी के जो दो टर्म्स हैं उसका भी इन्वर्स हमें कैसा लिखना है, लेफ्ट। उन दोनों का लेफ्ट साइडेड इन्वर्स हमने ऑलरेडी लिखा है, यहीं से देख के लिख रहा हूँ, प्लस 2n-1 u(-n) माइनस n-1 इंटू 2n-1 u(-n). समझ में आया। तो गिवन ट्रांसफॉर्म का 3 कंडीशंस के लिए हमें इन्वर्सेस लिखने थे। 3 कंडीशंस कहाँ से आए, ROC को देख करके आए। ओके, निकी बेटा करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर है। फर्स्ट टर्म का इन्वर्स -u(-n) और रेस्ट टू टर्म्स का इन्वर्स सेम एज सेकेंड पार्ट, करेक्ट है। ऋषभ करेक्ट आंसर, सयांतन करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो ये तो हमने देख लिया। अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था फर्स्ट मेथड से, आपने देखा इन्वर्स लिखने में टाइम तो लग रहा है ना, कोई बात नहीं, इन्वर्स तो लिख ले रहे हैं ना, ओके, बट स्टिल टाइम तो लगा। क्यों टाइम लगा, क्योंकि हमें टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बार बार यूज़ करना पड़ रहा है, ओके। भले ही हमने थोड़ा दिमाग लगाया कि चलो z इंटू z इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर लो, पहले इसका लेफ्ट साइड इन्वर्स लिख डालो, फिर इसके लेफ्ट साइड इन्वर्स में n को n-1 से रिप्लेस कर लो, बट स्टिल टाइम तो लगा, ठीक है, ओके। सेम क्वेश्चन हम लोग सेकेंड मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अब इसी क्वेश्चन को वापस से अब सेकेंड मेथड से सॉल्व करना है। सेम क्वेश्चन को अब हम लोग सॉल्व करेंगे सेकेंड मेथड से। अब किस तरह सॉल्व करेंगे, सेकेंड मेथड से, ओके। x ऑफ z को मैं फिर से लिखता हूँ, x ऑफ z वाज z/z-1 इंटू z-2 होल स्क्वायर, ठीक है। अब थोड़ा ऑब्ज़र्व करता हूँ और एक बार सोचता हूँ कि स्टैंडर्ड सिग्नल के जितने भी ट्रांसफॉर्म हैं उसमें न्यूमरेटर में तो z आता है। स्टैंडर्ड सिग्नल के जो ट्रांसफॉर्म है उनके न्यूमरेटर में क्या आता है, z। तो क्यों नहीं पार्शियल फ्रैक्शन ऐसे करूँ कि पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद भी न्यूमरेटर में क्या मिल जाए, z। अगर पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद भी न्यूमरेटर में z मिल गया तो हमें इन्वर्स लिखने में टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज़ नहीं करना पड़ेगा, तो हमारा टाइम थोड़ा बचेगा और वही कैलकुलेशन फास्ट होगा। आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ आपने देखा कि यहाँ न्यूमरेटर में z अवेलेबल है, तो पहले थोड़ा रीअरेंजमेंट करो, xz/z। अब RHS को लिखो 1/z-1 इंटू z-2 होल स्क्वायर। अब इसके बाद LHS में क्या, xz/z, और ये जो RHS आपको दिख रहा है, अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना है। इस बार RHS डिफरेंट है, इसमें न्यूमरेटर में z नहीं है। अभी इसका क्या करना है, पार्शियल फ्रैक्शन करना है। एक बार पार्शियल फ्रैक्शन करके सॉल्व करो दोनों साइड, फिर किससे मल्टीप्लाई करो, z से मल्टीप्लाई करो, देखो फटाफट आंसर आएगा इस बार, ठीक है, ओके। a1/z-1 प्लस b1/z-2 प्लस c1/z-2 होल स्क्वायर, ओके। इस बार जिसे पार्शियल फ्रैक्शन करना है वो ये टर्म है, और यहाँ कुछ नए रेसिड्यूज आएंगे a1, b1 एंड c1। आपको चैट बॉक्स में रिप्लाई करना है a1, b1, c1 के वैल्यूज़ क्या हैं।
ओके तो आप सब ने रिप्लाई किया है 1 -1 एंड 1। A1 की वैल्यू कितनी 1, B1 कितना -1, C1 कितना 1। ओके अब दोनों साइड z से मल्टीप्लाई करो तो आप लिखते x ऑफ z विल बी इक्वल टू z अपॉन z माइनस 1 माइनस z अपॉन z माइनस 2 प्लस z अपॉन z माइनस 2 होल स्क्वायर। थर्ड पार्ट में क्या करूँगा, 2 से मल्टीप्लाई करूँगा और 2 से डिवाइड कर दूँगा, 2 से मल्टीप्लाई करूँगा और 2 से डिवाइड कर दूँगा। ओके थोड़ा मैंने रीअरेंज कर दिया है, ऐसा इसलिए सो दैट कि जब हम लोग इन्वर्स लिखें तो इन्वर्स डायरेक्टली लिख सकें। ओके ओके व्हाट इज द ROC इन द फर्स्ट पार्ट? इन द फर्स्ट पार्ट ROC वाज mod z greater than 2. So in this case signal x of n will be a right sided signal. तो यहाँ जितने भी टर्म्स हैं सबका इन्वर्स कैसा, राइट साइडेड। तो z अपॉन z माइनस 1 का राइट साइडेड इन्वर्स क्या, un, फिर माइनस 2 की पावर n un, फिर इसके बाद 1/2 है तो 1/2 लिखूँगा, फिर 2z अपॉन z माइनस 2 होल स्क्वायर राइट साइडेड इन्वर्स होगा n इंटू 2 की पावर n un। तो हमने तो इन्वर्स इतना फास्ट लिख भी लिया। यहाँ पर इन्वर्स हमने फास्ट क्यों लिख लिया, क्योंकि हमें टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज़ नहीं करना पड़ा। हमें टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्यों नहीं यूज़ करना पड़ा, क्योंकि हमने पार्शियल फ्रैक्शन करते समय ध्यान रखा, क्या ध्यान रखा कि न्यूमरेटर में z को रिटेन किया, पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद न्यूमरेटर में क्या मिल गया, z मिल गया, और जैसे ही z मिल गया ये तो स्टैंडर्ड सिग्नल के ट्रांसफॉर्म से ही मैच हो गया, और अगर स्टैंडर्ड सिग्नल के ट्रांसफॉर्म से मैच हो गया तो इन्वर्स लिखना बेहद ही आसान था। अच्छा अब सवाल यहाँ पर ये अराइज होता है कि सर यहाँ जो फर्स्ट पार्ट का आंसर आया ये तो दिखने में डिफरेंट है जो यहाँ फर्स्ट पार्ट का आंसर आया था। इधर देखो फर्स्ट पार्ट का आंसर इधर हमने लिखा है, सब में ध्यान से देखो un माइनस 1 u ऑफ n माइनस 1 u ऑफ n माइनस 1 है, मतलब यहाँ जो आंसर है ये तो n इक्वल टू 1 से स्टार्ट हुआ, और यहाँ सब में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, un मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये तो n इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा है। ओके तो आपका कन्फ्यूज़न होता है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का कन्फ्यूज़न होता है कि अब ये दोनों आंसर तो डिफरेंट आ रहे हैं, जबकि आंसर होना क्या चाहिए था सेम, जबकि ऐसा है नहीं, दोनों आंसर सेम है। ये देखने का नज़रिया है, ठीक है। देखो मैथमेटिकली फंक्शंस दिखने में डिफरेंट हो सकते हैं बट सैम्पल वाइज क्या होने चाहिए, सेम। अगर डिफरेंट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से सैम्पल सेम मिल रहा है तो फंक्शन क्या है, सेम ही तो है। तो फ़र्क यही है, ये जो फंक्शन आप देख रहे हो और ये जो फंक्शन यहाँ मैंने लिखा है, ये आप देख रहे हो, ये दोनों फंक्शन वाइज डिफरेंट दिख रहा है बट मैथमेटिकली क्या होंगे, सेम। सैम्पल आप कैलकुलेट करके देखो, सैम्पल दोनों से क्या मिलने वाला है, सेम। यहाँ से तो कन्फर्म है कि ये n इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि सब में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, u ऑफ n माइनस 1। तो यहाँ ये सारे टर्म्स n इक्वल टू 1 से स्टार्ट होने वाले हैं, मतलब x ऑफ n का पहला सैम्पल मिलेगा n इक्वल टू 1 पर, इतना पता चल रहा है। ओके अगर आंसर सेम है तो ये भी स्टार्ट होना चाहिए n इक्वल टू 1 से, मतलब n इक्वल टू 0 वाला सैम्पल 0 होना चाहिए। चेक कर लो, यहाँ n इक्वल टू 0 का सैम्पल 0 आएगा, n इक्वल टू 0 पर चेक करो, मैं चेक करके बता रहा हूँ। n को 0 पुट करो तो u0 कितना 1, डिस्क्रीट टाइम की बात है, डिस्क्रीट में un n इक्वल टू 0 पर 1 होता है, तो u0 कितना 1, 2 की पावर 0 u0, फिर से कितना 1 प्लस, अब यहाँ n को क्या पुट करना है 0, तो ये तो 0 हो गया, तो 1 माइनस 1 कितना हो गया 0। मतलब ये जो आंसर है ये n इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ क्या, नहीं, ये भी n इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगा, बाकी n इक्वल टू 1 से दोनों का सैंपल कैलकुलेट करके देख लो, सेम ही आएगा। n इक्वल टू 1 पर चेक करो, सेम आएगा, n इक्वल टू 2 पर चेक करो, सेम आएगा, n इक्वल टू 3 पर चेक करो, सेम आएगा। तो मैंने डिटेल में सॉल्व करके बताया है आपको कि आंसर मैथमेटिकली दिखने में डिफरेंट हो सकता है बट सैम्पल वाइज क्या होगा, सेम होगा। तो क्यों बोला, ऐसा हो सकता है कि ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए आपके सामने, सपोज
यही क्वेश्चन आपके सामने आ गया, गेट के एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन आपके सामने आ गया, और मान लो क्वेश्चन में बस केवल एक ही पार्ट है, ठीक है, क्वेश्चन में कितने पार्ट है, बस केवल एक ही पार्ट है, और इसी कंडीशन के लिए क्या लिखना है, इन्वर्स। आपने डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन कर दिया, तो न्यूमरेटर में आपने z को रिटर्न नहीं किया, और आपका जो आंसर है इस फॉर्म में आ गया। आप 4 ऑप्शंस में ऐसा आंसर ढूंढने लगे, मतलब 4 ऑप्शंस में आप ढूंढ रहे थे u ऑफ n माइनस 1 वाला ऑप्शन कौन कौन सा है। पता चला जो चारों ऑप्शन है उसमें कहीं भी u ऑफ n माइनस 1 वाला टर्म है ही नहीं। अब आपको कन्फ्यूज़न होगा, आपको ऐसा लगेगा कि अच्छा चारों में से कोई आंसर मैच ही नहीं हो रहा है, मतलब आपका आंसर गलत है, ये आपको लगेगा, बट ऐसा नहीं होगा। हो सकता है सेम क्वेश्चन को अगर कुछ इस तरह सॉल्व किया गया सेकेंड मेथड से, तो आंसर कुछ इस फॉर्म में आएगा, और अगर इस फॉर्म में आया तो क्या वापस से सॉल्व करोगे सेकेंड मेथड से? नहीं, आपने जब इस तरह भी सॉल्व किया तो एटलीस्ट आंसर तो आया ना। तो क्या करना कि जो 4 ऑप्शंस होंगे उनमें n के वैल्यूज़ को पुट करके 2-3 सैंपल लिख लेना कि 4 ऑप्शंस हैं A B C D, तो इन चारों ऑप्शन में x ऑफ 0 कैलकुलेट करो, x ऑफ 1 कैलकुलेट करो, x ऑफ 2 कैलकुलेट करो, और आपके अपने आंसर से भी 2-3 सैंपल लिख लो और क्रॉस चेक करो कि आपके आंसर से जो सैंपल आया वो किस ऑप्शन के सैंपल से मैच हुआ। तो जिस ऑप्शन के सैंपल से मैच हुआ वही ऑप्शन क्या है, आंसर है। तो इस तरह अगर करोगे तो आपको सेकेंड मेथड से सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या बताया मैंने, समझ में आया? ओके, मैं ऐसे क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं आपका हेल्प करना चाह रहा हूँ, एक बड़े भाई की तरह हेल्प करना चाह रहा हूँ कि आपने फर्स्ट मेथड से सॉल्व किया, आपने जब फर्स्ट मेथड से सॉल्व किया तो आपका आंसर तो इसी फॉर्म में आएगा ना। ओके, मतलब आपके आंसर में जो 3 पार्ट्स आए उन तीनों पार्ट में u ऑफ n माइनस 1 तो आएगा ना, और जो 4 ऑप्शंस होंगे मान लो उसमें u ऑफ n माइनस 1 है ही नहीं, वो 4 के 4 ऑप्शंस un वाले टर्म से रिलेटेड है। तो क्या फिर से सेकेंड मेथड से सॉल्व करोगे? बिल्कुल नहीं। क्या करना, बस केवल अपने ऑप्शन से सैंपल लिख लेना, अपने आंसर से सैंपल लिख लेना और ऑप्शन से सैंपल लिख लेना, चेक कर लेना जिस ऑप्शन का सैंपल आपके आंसर के सैंपल से मैच हो गया वही ऑप्शन आंसर है। पॉइंट क्लियर है? चलो अब इसके बाद ये तो आपने देख लिया, इनवर्स दैट ट्रांसफॉर्म का एक क्वेश्चन आपने देखा। अच्छा, अब इसके बाद अब इन सबसे डिफरेंट एक क्वेश्चन लिखता हूँ। अभी क्या करना है, आप एक क्वेश्चन लिखोगे और इससे कुछ सीखोगे। सो राइट डाउन इनवर्स z ट्रांसफॉर्म कैलकुलेशन, इनवर्स z ट्रांसफॉर्म कैलकुलेशन बाय लॉन्ग डिवीज़न मेथड, बाय लॉन्ग डिवीज़न मेथड, बाय लॉन्ग डिवीज़न मेथड। तो इनवर्स दैट ट्रांसफॉर्म कैलकुलेशन का एक मेथड और भी है जिसमें हमें पार्शियल फ्रैक्शन करना ही नहीं पड़ता है, हमें बस केवल क्या करना रहता है, डिवाइड। तो जिसको डिवाइड करना आएगा उसे इनवर्स कैलकुलेट करना आएगा, सिंपल है, ठीक है। अब इसे भी एक्सप्लेन करने के लिए एक क्वेश्चन लिखता हूँ, क्वेश्चन से एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एक्स ऑफ n सपोज z ट्रांसफॉर्म इज इक्वल टू 1 प्लस z इनवर्स अपॉन 1 प्लस 1/3 z इनवर्स। ओके, फर्स्ट पार्ट assuming a region of convergence to be mod z less than 1/3, determine x of 0, x of -1 and x of -2, ठीक है।
ओके, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, अज्यूमिंग रीजन ऑफ कन्वर्जेंस टू बी mod z greater than 1/3 determine x of 0, x of 1 and x of 2। यहाँ तक समझ में आया? अच्छा, इस क्वेश्चन का पर्पस ये नहीं है कि इसको सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन का पर्पस ये है कि हमें सीखना है कि लॉन्ग डिवीज़न मेथड से इनवर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। पॉइंट समझ में आया? क्योंकि अगर सॉल्व करना ही पर्पस होता तो मैं भी पार्शियल फ्रैक्शन वाले मेथड से सॉल्व कर लेता, बहुत आसान था। जो मेथड हमने पहले देखा है कि इसे दो पार्ट में लिखो, फर्स्ट पार्ट होगा 1/1 + 1/3 z इनवर्स, सेकेंड पार्ट होगा z इनवर्स अपॉन 1 + 1/3 z इनवर्स। अब दोनों का क्या लिख दो, इनवर्स z ट्रांसफॉर्म। ओके, जैसे 1/1 + 1/3 z इनवर्स का अगर राइट साइड इनवर्स लिखना होता तो क्या लिखता, -1/3 की पावर n un, -1/3 की होल पावर n इंटू un। ठीक है, उसी तरह सेकेंड टर्म का भी इनवर्स लिख लेता। ओके, तो यहाँ सॉल्व करना पर्पस नहीं है, क्योंकि सॉल्व तो जो हमने अभी पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन के थ्रू इनवर्स लिखते हैं उससे भी आंसर आ जाएगा। बहुत आसान था, mod z < 1/3 है, मतलब बार उसी सर्किल के इनसाइड है, मतलब फर्स्ट पार्ट में इनवर्स लिखना है लेफ्ट साइडेड। ओके, तो पार्शियल फ्रैक्शन वाले तरीके से पहले इस ट्रांसफॉर्म को दो पार्ट में लिखते, फिर दोनों का कैसा इन्वर्स लिखते, लेफ्ट साइडेड। फिर जैसे ही लेफ्ट साइडेड इन्वर्स मिल जाता, मतलब x ऑफ n मिल गया पार्ट ए के लिए, फिर जब x ऑफ n मिल जाता तो उसमें n को 0, -1, -2 पुट करके 3 सैम्पल्स लिख लेते हैं, बहुत ईजिली आ जाता है। सेम विथ पार्ट बी ऑल्सो, पार्ट बी में भी देखते कि आर उसी सर्किल के आउटसाइड है तो इन्वर्स लिखना होता है राइट साइडेड। यहाँ जो दो टर्म्स होते हैं दोनों का इन्वर्स लिखते हैं राइट साइडेड, तो x ऑफ n मिल जाता। फिर जब x ऑफ n मिल जाता तो उसमें n को 0, 1, 2 पुट कर दे तो ये 3 सैंपल्स भी मिल जाते हैं। ठीक है, अब ये मेथड आता है ना, इसे सॉल्व नहीं करेंगे। ओके, क्योंकि इससे आता है सॉल्व करना, जो नहीं आता है उससे सॉल्व करेंगे। ओके, सो फर्स्ट पार्ट, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इज mod z < 1/3। it means nature of x of n will be a left sided signal। अभी हमें सिग्नल कैसा चाहिए, लेफ्ट साइडेड सिग्नल। ओके, जो लॉन्ग डिवीज़न मेथड है उसमें डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं। ध्यान से देखो, इसी डिनोमिनेटर से इसी न्यूमरेटर को डिवाइड करना है, मतलब सेम डिनोमिनेटर से सेम न्यूमरेटर को डिवाइड करना है, फिर भी आंसर 2 आने चाहिए। सोचने वाली बात है ना कि सेम ही ट्रांसफॉर्म से दो इन्वर्स लिखने हैं, तो मेरे बच्चे डिवाइड भी दो तरह से करोगे ना, तब तो दो तरह के आंसर आएंगे। एक आंसर होगा पार्ट ए का, दूसरा आंसर होगा पार्ट बी का। बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात मैंने की है कि अगर सेम न्यूमरेटर को सेम डिनोमिनेटर से डिवाइड करके हमें दो तरह के आंसर मिलेंगे तो हमें दो तरह से डिवाइड भी तो करना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, एक तो इसी फॉर्म में डिवाइड करो, दूसरा क्या है, टर्म्स को इंटरचेंज करो फिर डिवाइड करो। यहाँ समझ में आया? तो दो तरह से डिवाइड किया जा सकता है। अब इसमें भी पार्ट ए में अरेंजमेंट कैसे करें और वो अरेंजमेंट कैसे करें वो पहले हम लोग देखते हैं। डिवाइड तो कर ही लेंगे। याद रखना, डिवाइड करके अगर लेफ्ट साइडेड इन्वर्स चाहिए, डिवाइड करके अगर लेफ्ट साइडेड इन्वर्स चाहिए तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में z का पावर इंक्रीज होना चाहिए। ठीक है, याद रखना। अब ये नहीं कि सर यही क्यों होता है, अरे तुम करके देख लो ना। ऊपर नीचे z की इंक्रीजिंग पावर में अरेंज कर लो, डिवाइड कर लो, देख लो लेफ्ट साइड इन्वर्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये फंडा कहाँ बुक में लिखा हुआ है क्या, नहीं। ये खुद के एक्सपीरियंस से ही आता है। पॉइंट समझ में आया? तो डिवाइड करके अगर लेफ्ट साइड इन्वर्स चाहिए तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में z का पावर इंक्रीज होना चाहिए। ओके, तो लिखो अरेंज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल्स in increasing powers of z, in increasing
पावर्स ऑफ z। ठीक है, अब z के इंक्रीजिंग पावर में अरेंज करो, मतलब x ऑफ z को कुछ इस फॉर्म में लिखो, z इनवर्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/3 z इनवर्स प्लस 1। अच्छा, z इनवर्स प्लस z की पावर 0 अपॉन 1/3 z इनवर्स प्लस z की पावर 0। देखो, इस फॉर्म में लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं बस केवल आपको समझाने के लिए इस फॉर्म में लिख रहा हूँ, सो दैट कि आपको दिख जाए कि z का पावर इंक्रीज़ हो रहा है। z का पावर -1 से 0 तक गया तो पावर तो इंक्रीज़ हुआ, उसी तरह डिनोमिनेटर में भी z का पावर -1 से 0 तक गया तो z का पावर इंक्रीज़ हुआ। तो ये बताने के लिए मैंने इस फॉर्म में लिखा है, अदरवाइज इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अब क्या करना पड़ेगा, 1/3 z इनवर्स प्लस 1 इसे डिवाइड करना है z इनवर्स प्लस 1 को। ठीक है, अब जैसे डिवाइड करते हो ना वैसे डिवाइड करना है, मैं कुछ नया नहीं कर रहा हूँ इसमें। ठीक है ठीक है, अब z इनवर्स को कैंसिल आउट करना है, तो ये वाला जो टर्म है इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 3 से। तो पहले किससे मल्टीप्लाई करूँ, 3 से, तो इसको मल्टीप्लाई करो 3 से, तो क्या लिखते हैं, z इनवर्स प्लस 3। अब इसके बाद क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, तो सब्ट्रैक्शन से ये दोनों टर्म्स क्या होंगे, कैंसिल आउट। 1 - 3 कितना आया, -2। अब हमें क्या करना है, -2 को कैंसिल आउट करना है, तो ये जो टर्म देख रहे हो इसको किससे मल्टीप्लाई करूँगा, -6z से। तो मल्टीप्लाई किससे करूँगा, -6z से करके देखो मल्टीप्लाई, -6z से मल्टीप्लाई करोगे तो -2 आएगा और नेक्स्ट टर्म आएगा -6z। ओके एक मिनट, -2 एंड -6z, यहाँ तक ठीक है। यहाँ से -2 आया वो लिख दिया। अब इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करता कि -2 आ जाता, तो इसको मल्टीप्लाई करूँगा -6z से। ओके, तो इसलिए मैंने यहाँ क्या लिख दिया, -6z। अच्छा, -6z से मल्टीप्लाई करते तो क्या लिखते, -2 - 6z। ठीक है, अब इसके बाद फिर से क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट, तो ये दोनों टर्म्स क्या होंगे, कैंसिल आउट। अब माइनस माइनस क्या लिखना पड़ेगा, प्लस, तो प्लस 6z। अच्छा, सेम लॉजिक है। अब मुझे 6z को कैंसिल आउट करना है, तो मैं इसको कितने से मल्टीप्लाई करूँगा, 18z² से मल्टीप्लाई करूँगा। इसको 18z² से मल्टीप्लाई करो तो आप लिखते 18z² एंड सो ऑन। इसी तरह डिवीज़न कंटिन्यू होता जाएगा। यहाँ 18z² से मल्टीप्लाई करो तो आप लिखते हैं 6z प्लस 18z²। वापस से क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट, तो 6z क्या होगा, कैंसिल आउट, कितना आया, -18z², और ये डिवीज़न कंटिन्यू होता रहेगा। बट अब फर्दर डिवीज़न की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्यों, क्योंकि अपना आंसर आ चुका है। अब थोड़ा ध्यान से देखो, तो हमने डिवाइड करके x ऑफ z को एक्सपेंशन के फॉर्म में लिखा, हमने डिवाइड करके x ऑफ z को यहाँ पर लिखा एक्सपेंशन के फॉर्म में। तो क्या लिखा हमने, 3 - 6z प्लस 18z² एंड सो ऑन। ठीक है, अब थोड़ा फॉर्मूला याद करो z ट्रांसफॉर्म का, समेशन xn z की पावर -n। कुछ फॉर्मूला याद आ रहा है, z ट्रांसफॉर्म का समेशन xn z की पावर -n। सिग्नल x ऑफ n है, उसका z ट्रांसफॉर्म x ऑफ z चाहिए। कैसे मिलता है, इसी फॉर्मूले से तो मिलता है। अब इससे कंपेयर करके पता करो कि x ऑफ 0 कितना है, x ऑफ 1 कितना है, या x ऑफ -1 कितना है, x ऑफ -2 कितना है। ओके, उस फॉर्मूले में n को 0 पुट करो तो आप क्या लिखते हैं, x ऑफ 0। फिर इसी फॉर्मूले में n को -1 पुट करो तो क्या लिखते हैं, x ऑफ -1 z। फिर इस फॉर्मूले में n को -2 पुट करो तो क्या लिखते हैं, x ऑफ -2 z² एंड सो ऑन। कंपैरिजन से x ऑफ 0 कितना आया, 3, x ऑफ -1 की वैल्यू कितनी, -6,
फिर x ऑफ -2 कितना 18। तो कंपैरिजन से हमने 3 सैंपल्स कैलकुलेट कर लिए, x ऑफ 0, x ऑफ -1 एंड x ऑफ -2। x ऑफ 0 की वैल्यू कितनी 3, x ऑफ -1 कितना आया -6, x ऑफ -2 की वैल्यू कितनी 18। तो अभी हमने फर्स्ट पार्ट का आंसर कैलकुलेट कर लिया। समझ में आया? तो लॉन्ग डिवीज़न मेथड से डिवाइड करके भी आप सैंपल्स लिख सकते हो। ये मेथड भी आसान होता है। इसमें बस केवल करना क्या होता है, डिवीज़न। तो डिवीज़न आता है तो इन्वर्स कैलकुलेशन भी आपको आता है। अच्छा, अब यही काम सेकेंड पार्ट में भी करना है। ओके, सेकेंड पार्ट में, पार्ट बी में रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, मॉड z ग्रेटर देन 1/3। अच्छा, मॉड z ग्रेटर देन 1/3 है तो x ऑफ n किस टाइप का सिग्नल होगा, राइट साइडेड सिग्नल होगा। अब अगर डिवाइड करके राइट साइडेड सिग्नल चाहिए तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में z का पावर क्या होगा, डिक्रीज होगा। उल्टा लिखो, फर्स्ट वाले पार्ट में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में z का पावर इंक्रीज हो रहा था, तो इधर क्या होगा, एग्जैक्टली अपोजिट, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में z का पावर डिक्रीज होना चाहिए। सो राइट डाउन, अरेंज न्यूमरेटर, अरेंज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर polynomials, denominator polynomials, denominator polynomials in decreasing powers of z, in decreasing powers of z। ओके, z के डिक्रीजिंग पावर में अरेंज करना है, ठीक है। मतलब x ऑफ z को गिवन फॉर्म में लिखो। अब एक बार वापस से देखता हूँ x ऑफ z क्या था, x ऑफ z 1 प्लस z इनवर्स अपॉन 1 प्लस 1/3 z इनवर्स। ओके, सो 1 प्लस z इनवर्स अपॉन 1 प्लस 1/3 z इनवर्स। अभी z का पावर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है, डिक्रीज। अब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को क्या करोगे आप, डिवाइड करोगे, और डिवाइड करके इस बार आपको कंटिन्यू करना है। इस बार मैं डिवाइड नहीं करने वाला हूँ, और डिवाइड करके आपको बताना है कि सेकेंड पार्ट में x ऑफ 0, फिर x ऑफ 1 और x ऑफ 2, इनके वैल्यूज़ क्या आएंगे, ये कैलकुलेट करना था ना। अगर राइट साइड सिग्नल है तो x0, x1, x2 तो मिलेगा। कैलकुलेट करके बताओ कितना आएगा।
चलो तो x ऑफ 0 1 फिर 2/3 माइनस 2/9. ओके निकी बेटा योर आंसर इज करेक्ट. ऋषभ बेटा योर आंसर इज करेक्ट. तो आंसर आ चुका है 1. उसके बाद नेक्स्ट सैम्पल कितना है 2/3. ओके 1 2/3 एंड माइनस 2/9. ओके अच्छा प्रोसेस समझ में आया. तो अगर डिवाइड करके राइट साइडेड इन्वर्स चाहिए तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में z का पावर डिक्रीज़ होना चाहिए, और अगर डिवाइड करके लेफ्ट साइडेड इन्वर्स चाहिए तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में z का पावर इंक्रीज़ होना चाहिए. ओके तो आप कॉमन सेंस वाली बात, तो या तो अरेंजमेंट z के डिक्रीजिंग पावर में होगा या फिर अरेंजमेंट z के इंक्रीजिंग पावर में होगा. मतलब आंसर या तो लेफ्ट साइडेड आएगा या फिर राइट साइडेड आएगा. कंक्लूजन क्या, मतलब बोथ साइडेड नहीं आने वाला है. मतलब दिस मेथड इज नॉट एप्लीकेबल इफ द ROC इज रिंग इन शेप. समझ में आया. तो अगर रिंग शेप का ROC होगा तो फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड एप्लीकेबल नहीं है. सो लॉन्ग डिवीजन मेथड इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन ROC is either inside circle or outside circle, and when it is not applicable when ROC is ring in shape. मैंने आपको डिटेल में बताया, क्योंकि रिंग शेप का ROC होगा तो x ऑफ n कैसा मिलेगा, बोथ साइडेड मिलेगा. अरे बोथ साइडेड मिलेगा कैसे, या तो अरेंजमेंट z के इंक्रीजिंग पावर में होगा या फिर अरेंजमेंट z के डिक्रीजिंग पावर में होगा. मतलब या तो आंसर लेफ्ट साइडेड मिलेगा या फिर आंसर राइट साइडेड मिलेगा. मतलब क्या नहीं मिलेगा, बोथ साइडेड नहीं मिलेगा. बोथ साइडेड नहीं मिलेगा. ये कैसे पता चलेगा, क्योंकि अपने सामने सिग्नल तो होगा नहीं. अपने सामने क्वेश्चन में क्या होगा, अपने सामने क्वेश्चन में क्या होगा, ट्रांसफॉर्म, साथ में क्या होगा ROC. हमें क्या लिखना पड़ेगा, इन्वर्स. हमें कैसे पता चलेगा कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, कैसे पता चलेगा, ROC को देख करके. सपोज ट्रांसफॉर्म के साथ अगर रिंग शेप का ROC होगा तो क्या लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व कर सकते हो, आंसर इज नो. तो फिर कैसे सॉल्व करोगे, पार्शियल फ्रैक्शन वाले मेथड से. समझ में आया. सो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड इज यूनिवर्सल मेथड. पार्शियल फ्रैक्शन मेथड is applicable for each and every case of region of convergence, but long division method is not applicable when the ROC is ring in shape. तो इस पॉइंट को भी लिख डालो, जाना चाहिए इसलिए बता रहा था. तो एक इम्पॉर्टेंट नोट लिख लो. इम्पॉर्टेंट नोट कुछ ऐसा है, इनवर्स z ट्रांसफॉर्म कैलकुलेशन बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड. लॉन्ग डिवीजन मेथड is not applicable when the region of convergence is a ring in shape in z plane. ठीक है. तो अगर गिवन ROC z प्लेन में रिंग शेप का है तो फिर कौन सा मेथड एप्लीकेबल नहीं है इन्वर्स कैलकुलेशन के लिए, कौन सा मेथड एप्लीकेबल नहीं है, लॉन्ग डिवीजन मेथड एप्लीकेबल नहीं है. चलो अभी ये सब तो आपने देख लिया. अच्छा अब इसके बाद ओके अब इसके बाद क्या करेंगे, कुछ पॉइंट्स लिखते हैं जो कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं. अब मैं सोच रहा हूँ कि कॉजलिटी स्टेबिलिटी पहले बता दूँ उसके बाद लिखाऊँ क्या. ओके ठीक है, क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन करता हूँ, समझ में आ जाएगा. वर्कबुक से चैप्टर 6 ओके एंड चैप्टर 6 का क्वेश्चन नंबर 7. चैप्टर 6 क्वेश्चन नंबर 7. ओके
देखो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का अलग अलग फास्टेस्ट मेथड है। अब मैंने क्या बोला, फास्टेस्ट मेथड है, मतलब क्या दूसरे मेथड से सॉल्व होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा सॉल्व, लेकिन जो मैं मेथड बताऊंगा वो फास्ट होगा, बस केवल इतना फ़र्क है। समझ में आया? तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के अलग अलग फास्ट मेथड्स होते हैं, तो वो हमें सीखने चाहिए, वही बता रहा हूँ। तो जैसे क्वेश्चन 7 में डाटा लिखता हूँ, सिस्टम इज़ LTI, देन सिस्टम इज़ कॉजल, ओके। अच्छा, फिर क्या गिवन है? डिफरेंस इक्वेशन, डिफरेंस इक्वेशन ऑफ सिस्टम इज़ गिवन। क्या है? y ऑफ n इज़ इक्वल टू अल्फ़ा y ऑफ n माइनस 1 प्लस बीटा x ऑफ n, ओके। इसके बाद और क्या डाटा गिवन है? सिस्टम इम्पल्स रेस्पॉन्स इज़ h ऑफ n। तो सिस्टम का इम्पल्स रेस्पॉन्स है h ऑफ n। इट इज़ ऑल्सो गिवन दैट समेशन hn over the range 0 to infinite is 1, और हमें क्या करना है? अल्फ़ा बीटा को रिलेट करना है, ओके। सो रिलेट अल्फ़ा एंड बीटा, ओके। क्वेश्चन में ऑब्जर्वेशन क्या है कि अगर आपको z ट्रांसफॉर्म के किसी क्वेश्चन में समेशन h ऑफ n गिवन है या समेशन hn कैलकुलेट करना है, ओके। तो मैंने बोला समेशन वाला टर्म या तो गिवन है या फिर कैलकुलेट करना है, लाइक समेशन hn या समेशन hn गिवन है या कैलकुलेट करना है, या फिर समेशन yn गिवन है या फिर समेशन yn कैलकुलेट करना है, या समेशन xn गिवन है या फिर समेशन xn कैलकुलेट करना है, ओके। समझ में आया? या तो समेशन hn गिवन होगा जैसे गिवन है, या क्वेश्चन में बोला जाए कि समेशन hn कैलकुलेट करो। दोनों ही केसेस में ट्रिक क्या होता है? ट्रिक कुछ ऐसा है कि पहले hn का z ट्रांसफॉर्म h ऑफ z कैलकुलेट करो। तो पहले क्या कैलकुलेट करोगे? किसी भी तरह h ऑफ z कैलकुलेट करो। फिर जब h ऑफ z कैलकुलेट हो जाए तो उसमें z को क्या पुट कर देना? 1। आपका आंसर गिरते पड़ते किसी न किसी तरह आ ही जाएगा। मैंने बोला ना, या तो समेशन hn गिवन है या फिर समेशन hn कैलकुलेट करना है। 2 स्टेप्स यूज़ करके देखो, पक्का आंसर आ जाएगा। वो 2 स्टेप्स मैंने लिख दिए हैं। अब यहाँ मैंने देखा समेशन hn गिवन है, तो अब सबसे पहले क्या कैलकुलेट करूँगा? h ऑफ z। कैसे मिलेगा? डिफरेंस इक्वेशन पर z ट्रांसफॉर्म अप्लाई करने से। अप्लाई करो z ट्रांसफॉर्म, तो आप लिखते yz इज इक्वल टू अल्फ़ा z इनवर्स yz प्लस बीटा x ऑफ z, ओके। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में रेशियो लिखो yz अपॉन x ऑफ z का। क्या लिखते हैं आप? बीटा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा z इनवर्स। नाउ yz अपॉन x ऑफ z रेशियो is representing transfer function h of z and it is beta upon 1 minus alpha z inverse। हमने पहला टास्क पूरा किया, क्या कैलकुलेट कर लिया? h of z, ओके। अच्छा, अभी हमने फर्स्ट टास्क कंप्लीट कर लिया। अब h of z मिल गया। अब h of z में z को क्या पुट करेंगे? 1, ओके। मैं यहाँ एक पॉइंट आपको बताना चाहूँगा। मैं इसलिए देख रहा हूँ आपको क्योंकि आप लोग अक्सर 2 लाइन पढ़ते हो तो पहले वाले लाइन भूल जाते हो। 4 लाइन पढ़ोगे तो पहले के 2 लाइन भूल जाओगे। 10 लाइन पढ़ोगे तो पहले के 4 लाइन, 10 लाइन तो नहीं, 5-6 लाइन तो भूल जाते हो। तो याद दिला रहा हूँ कि सपोज़ hn गिवन है, कोई कहता है z ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला लिखो, मतलब h ऑफ n का z ट्रांसफॉर्म क्या? h ऑफ z। अब कोई कहता है कि h ऑफ n से h ऑफ z आया, बताओ किस फॉर्मूले से आया? तो आप बोलोगे ना कि समेशन hn z की पावर माइनस n, यही वाला फॉर्मूला है z ट्रांसफॉर्म का, उसी से तो h ऑफ z आया, ये बोलोगे ना। तो अब ये नहीं कि सर ये फॉर्मूला आपने कहाँ से लिख दिया। अरे z ट्रांसफॉर्म मेरे बच्चे यहीं से चालू हुआ था
कि एक्स ऑफ एन गिवन है और एक्स ऑफ जेड कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला क्या, समेशन एक्स ऑफ एन जेड की पावर माइनस एन। तो मैंने क्या किया, वही फार्मूला यूज़ किया, क्योंकि एच ऑफ एन का जेड ट्रांसफॉर्म एच ऑफ जेड है, तो एच ऑफ जेड कैसे मिला होगा, इसी फॉर्मूले से तो मिला होगा। फिर हमने देखा कि सिस्टम कैसा है, कॉजल, और सिस्टम कॉजल है तो एच ऑफ एन शुड बी ज़ीरो फॉर एन लेस देन ज़ीरो, ये लिखना पड़ेगा ना, है ना। ये भी कोई नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ कि सिस्टम कॉजल एल टी आई है, तो एच एन एल एच एस में कितना, ज़ीरो। अब अगर एच एन एल एच एस में ज़ीरो है तो समेशन जनरली जेड ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले में माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट तक लिखते हैं, लेकिन आप खुद सोचो एच एन के सैंपल्स एल एच एस में कितने हैं, ज़ीरो, तो मैं रेंज अब बस केवल क्या लिखता, ज़ीरो टू इन्फानाइट। ओके, तो हमने पहले एक टास्क पूरा किया है, क्या पूरा किया है, एच ऑफ जेड कैलकुलेट किया। कैलकुलेट करने के बाद इसको ऐसे लिखो, लिखने के बाद जेड को क्या पुट करोगे, 1, तो सेकेंड टास्क कंप्लीट होगा। अब इसी में जेड को क्या पुट कर दो, 1, तो अब इसी में दोनों साइड जेड को 1 पुट करो, तो एल एच एस में समेशन एच एन अरेंज 0 टू इन्फानाइट, आर एच एस में बीटा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। अब आंसर आ जाएगा, क्योंकि समेशन एच एन क्वेश्चन में गिवन है, वैल्यू कितनी, 1, तो समेशन एच एन क्वेश्चन में कितना गिवन है, 1, आर एच एस क्या, बीटा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा, तो क्या लिखता, 1 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या लिखता, 1। ओके, ठीक है। तो कौन सा आंसर मैच हुआ, ऑप्शन सी, ठीक है। ओके, तो लॉजिक समझ में आया। अगर क्वेश्चन में समेशन एच एन गिवन है या फिर समेशन एच एन कैलकुलेट करना है, दोनों ही केसेस में ये ट्रिक सक्सेसफुली चलता है, जिसमें पहले एच ऑफ जेड कैलकुलेट करना होगा, फिर जेड को क्या पुट करना होगा, 1, ठीक है। अच्छा, अब ये तो समझ में आ ही गया है आपको। ओके, तो अब इसके बाद सेम कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन नंबर 26 भी है, तो एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 26 को भी सॉल्व कर लो। 26 कुछ ऐसा है, देयर इज़ एन एल टी आई सिस्टम, सिस्टम इम्पल्स रेस्पॉन्स, सिस्टम इम्पल्स रेस्पॉन्स इज एच एन, एच एन इज 3 की पावर n into u of minus n, system input is x of n, x of n is 1 by 2 की power n un, okay, and system output is y of n. It is given that, अच्छा, हमें कैलकुलेट क्या करना है, समेशन yn ओवर द रेंज माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट कैलकुलेट करना है। करें कैलकुलेशन, मेथड तो आपको भी समझ में आ गया है, ठीक है। तो अब इसको इस तरह कैलकुलेट करो। सबसे पहले समेशन वाई एन कैलकुलेट करना है, तो क्या करना होगा, पहले वाई जेड कैलकुलेट करना होगा, फिर जब वाई जेड मिल जाएगा तो वाई जेड में जेड को क्या पुट करोगे, 1, तो अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो पहले तो वाई एन लिखता हूँ, वाई एन कैसे लिखता, एक्स एन कन्वोल्यूशन विथ एच एन से। सिस्टम का आउटपुट चाहिए तो इनपुट और इम्पल्स रिस्पांस को क्या करूँगा, कन्वॉल्व, इस पर जेड ट्रांसफॉर्म अप्लाई करो। टाइम डोमेन में कन्वोल्यूशन, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद एच ऑफ एन गिवन है, एक्स ऑफ एन गिवन है, दोनों का क्या लिखना है, जेड ट्रांसफॉर्म लिखना है। ओके, एक्स ऑफ एन, इसका जेड ट्रांसफॉर्म क्या, 1 अपॉन 1 माइनस 1 बाई 2 जेड इनवर्स। अभी मैंने एक्स ऑफ एन का जेड ट्रांसफॉर्म लिखा है। अच्छा, अब इसके बाद 3 की पावर n u ऑफ माइनस एन का जेड ट्रांसफॉर्म चाहिए, तो एक काम करता हूँ, पहले 1 बाई 3 की पावर n u n इसका जेड ट्रांसफॉर्म लिखता हूँ। क्या लिखूँगा, 1 अपॉन 1 माइनस 1 बाई 3 जेड इनवर्स, ऐसे ही तो लिखूँगा ना, 1 अपॉन 1 माइनस 1 बाई 3 जेड इनवर्स। अब मैं सोचूंगा
कि इस फंक्शन से गिवन एच ऑफ एन कैसे मिलेगा, तो एन को माइनस एन से रिप्लेस करो, एन को माइनस एन से रिप्लेस करो। तो कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा, टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी। तो मैं ट्रांसफॉर्म में z को किससे रिप्लेस करूँगा, z इनवर्स से। याद करो n को माइनस एन से रिप्लेस करते थे तो टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हो, z किससे रिप्लेस होता था, z इनवर्स से। अच्छा, n को माइनस एन से रिप्लेस करोगे तो फंक्शन आप क्या लिखते, 3 की पावर n u ऑफ माइनस एन। तो z ट्रांसफॉर्म क्या लिखते, 1/1 माइनस 1/3 z। सिंपल, 1/1 माइनस 1/3 z। तो एच ऑफ z क्या लिखूँगा, 1/1 माइनस 1/3 z। तो हमने y z लिख लिया। अभी y z में z को क्या पुट करूँगा, 1। ठीक है, तो इधर भी z को क्या पुट करूँगा, 1। 1/1 माइनस 1/2 इंटू 1/1 माइनस 1/3 ऐसे लिखूँगा। ये जो LHS है, दिस LHS विल बी इक्वल टू समेशन yn ओवर द रेंज माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट। ये तो समझ में आ गया होगा ना। तो y z इक्वल टू 1 पर कैलकुलेट करना है, मतलब yn पर समेशन परफॉर्म करो माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट तक। इधर से कितना आएगा, 2। यहाँ से कितना आएगा, डिनोमिनेटर में आता 2/3, इधर लिखोगे तो 3/2। 2 से 2 कैंसिल आउट, तो आंसर कितना आया, 3। समझ में आ गया, ट्रिक समझ में आया, चलता है, बिल्कुल चलता है। 2 स्टेप आपको क्या करना है, याद रखना है। ओके, तो आदित्य बेटा आपका आंसर करेक्ट है, ऋषभ करेक्ट आंसर है। अब अभी क्या लेंगे, 15 मिनट्स का ब्रेक। ओके, सो ब्रेक फॉर 15 मिनट्स। 15 मिनट्स के बाद क्लास स्टार्ट करूँगा।